चलें जी, फिर हम प्रॉपर क्लास की तरफ मूव करते हैं। काफ़ी हो गया इंट्रोडक्शन। बाकी जो भाइयों से नहीं बात हो सकी उनसे माजरत। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, देन हम फर्दर मूव करते हैं। अच्छा ये बाकी अब आप तमाम लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, काइंडली अपने माइक देख लीजिएगा, अगर वो म्यूट हों तो उन्हें म्यूट ही रखें, और नहीं म्यूट तो म्यूट कर लें, फिर थोड़ी क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। और अगर किसी को कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहें आप, तो मैं ज़रूर हाजिर हूँ। आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँगा। अमजद नज़ीर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? आपका हैंड रेज है। नहीं सर, असल में मेरा हाथ लग गया, ये एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। चलें, बस स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, यही काफी है। अच्छा जी, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन जो है, ये बेसिकली हमारा एक 1 मंथ कोर्स है, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर। ठीक है, जिसके अंदर हम कंप्लीट इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी शामिल होगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसके साथ में इनकम टैक्स रूल्स होंगे, इनकम टैक्स रूल्स 2002। इसके साथ साथ इसमें हो गया हमारा प्रैक्टिकल जितना भी एक्सपीरियंस है आईरेस के ऊपर। आईरेस बेसिकली वो पोर्टल है, या वो सॉफ्टवेयर है, या वो वेबसाइट है जिसके ऊपर टैक्स के तमाम काम होते हैं। ठीक है, टैक्स की फाइलिंग होती है, टैक्स में रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद जितनी भी उसकी कॉम्प्लायंसेस, इवन दैट लिटिगेशन तक भी ऑफर करता है आपको आईरेस का पोर्टल, जो कि एफबीआर का टैक्स कलेक्शन पोर्टल है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली 3 से 4 एलिमेंट्स होंगे हमारे इस कोर्स के, जो कि इनकम टैक्स को पर्टिकुलरली डील कर रहे होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि नॉर्मली हमारा जो कोर्स होता है वो होता है 4 to 5 मंथ्स का। ठीक है, काइंडली इस चीज को थोड़ा गौर से सुनिएगा। 4 to 5 मंथ्स का हमारा कोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। ठीक है, ये मैं आपके सामने शो कर सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। ये 4 to 5 मंथ्स का कोर्स होता है, जिसके अगर मैं आपको ड्यूरेशन वगैरह बताऊं तो इसकी ड्यूरेशन होती है नियरली 4 to 5 मंथ्स, 4 से 5 महीने का ये कोर्स होता है। और टोटल लेक्चर्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 भी चले जाते हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो कोर्स कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है, और कुछ नई अपडेट्स भी आई हैं एफबीआर की तरफ से इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में। तो ये तमाम चीजें इनकॉर्पोरेट करते हुए फिर कोर्स का थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, बट होपफुली हम लोग 4 से 5 महीनों में ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लेक्चर ड्यूरेशन होती है 1.5 आवर की, देन 30 मिनट्स का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। सो ओवरऑल एग्रीगेटिवली हमारा जो लेक्चर है वो 2 घंटों का होता है, जो कि फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 3 दिनों में होता है, और हर दिन 2 घंटे की क्लास होती है हमारी। खैर, आगे जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है बेसिकली कि हमारे इस कोर्स के नियरली 6 मॉड्यूल्स हैं, 6 हिस्से हैं, 6 डिवीजन्स हैं। जिसमें पहले में हम प्रैक्टिकली आईरेस को थोड़ा बहुत समझते हैं, साथ में बेसिक अकाउंटिंग को देखते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत ज्यादा यूज होती है टैक्सेशन में। तो जो हमारे लॉयर्स हैं, जिस तरह से वकला भाई हैं, और इसी तरह से और कुछ बिजनेसमैन वगैरह हैं जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह आप में से कुछ भाई हैं वो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन ये जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, हमारे 1 से 2 लेक्चर मैक्सिमम होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, ताकि टैक्स में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज अकाउंट से रिलेटेड यूज हो वो हम कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद इसमें आ जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कंप्लीट हम सारे का सारा सिखाते हैं, टोटली प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। और 90%, 90 to 95% हमारा प्रैक्टिकल कोर्स ही होता है, जो कि एफबीआर का एक पोर्टल है आईरस। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ ही। तो ये बेसिकली जी आईरस पोर्टल है एफबीआर का, इस तरह से इसको लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा खैर मैंने आपको सिखाना है, तो इसके ऊपर सारे टैक्स के काम होते हैं। ये आपके सामने ये पोर्टल आ गया, इसी पे हमने थ्रू आउट द कोर्स कंप्लीट हमने इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। तो खैर मैं बात आगे बढ़ाता चलूं, तो इसमें फर्दर हमारा मॉड्यूल है जी सेल्स टैक्स का है, फिर एससीसीपी है, जहाँ पे कॉर्पोरेट फाइलिंग्स होती हैं, जितनी भी कंपनियां बनाई जाती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, सिंगल मेंबर कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनके शेयर्स की सेल परचेज और इस तरह के तमाम मामला, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो हमारे मॉड्यूल 4 में कवर होंगे, और ये भी सारा प्रैक्टिकल ही होगा। ठीक है, एससीसीपी का अपना पोर्टल है इजी फाइल के नाम से, वहां पे कंपनीज वगैरह किस तरह से बनानी है, क्या करना है, सारा कुछ वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। देन हमारा एक मॉड्यूल 5 है, जिसमें हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं है,
क्योंकि जो हमारे मेन इंस्टीट्यूशंस है ना, जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को या हमारे बिजनेस वर्ल्ड को देख रहे होते हैं, वो हमारा एफबीआर है, हमारा एससीसीपी है, स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये मेन हमारे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ओवरऑल पूरे बिजनेस को देख रहे होते हैं पाकिस्तान में। फिर उसके साथ कुछ छोटे इदारे हैं जो कि समझ लें कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं जिनको परफॉर्म कर रहे होते हैं, या कुछ मजीद कॉम्प्लाइंसेस होती हैं जो कि बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट है उन्हें फॉलो करवा रहे होते हैं। उनमें हमारे पास आईपीओ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ट्रेडमार्क और लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह को देखता है। देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो ये डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होते हैं, लाइक लाहौर का अपना है, इस्लामाबाद का अपना है, कराची का अपना है, कोयटा का अपना है, मुल्तान का अपना है, और डिफरेंट जो है ये शहरों में है, ठीक है। उनकी क्या वजह है, क्यों किस किस शहर में होते हैं, किस शहर में नहीं होते हैं, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। नेक्स्ट है जी पीसैप, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। पाकिस्तान में जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज रजिस्टर होती हैं, कॉल सेंटर्स रजिस्टर होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज और आईटी की जो कंपनीज डेवलपमेंट वगैरह की हैं, वो सारी की सारी इसी इदारे में रजिस्टर होती हैं। देन पाकिस्तान सिंगल विंडो, पीएसडब्ल्यू, पाकिस्तान में जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम होते हैं, और बस यही कहूंगा कि पाकिस्तान में जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम होते हैं उनकी तमाम कंप्लायंसेस को, रजिस्ट्रेशन को पीएसडब्ल्यू देख रहा है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह रजिस्टर होती हैं पाकिस्तान में, उन्हें पीईसी देखता है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। और लास्ट पे हमने एक इदारा इसमें ऐड किया है, ईओबीआई, ठीक है, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि बेसिकली एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट फंड को देख रहा होता है। जो हमारी प्राइवेट कंपनीज वगैरह में लोग काम कर रहे होते हैं और उनकी प्राइवेट जॉब होती है, उन्हें उनके जो है जॉब के बाद आफ्टर सर्विस जो भी उनकी लाइफ होती है उस चीज को बेटर फैसिलिटेट करने के लिए, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एक फंड फ्राहम किया जाता है, जो कि बेसिकली प्राइवेट कंपनीज, या आप इसे एक प्राइवेट पेंशन कह सकते हैं सादा अल्फाज में। तो वो जो इदारा देख रहा है वो ईओबीआई है। देन फर्दर और भी इसमें इदारे आ जाते हैं आपके, सोशल सिक्योरिटी का इदारा है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लास्ट पे है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आपको बताता है कि आपने ये जितने भी स्किल्स हमसे सीखे हैं, अगर आपने मार्केट में जाके इन्हें सेल करना है तो किस तरीके से आपने करना है, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना कैसे है, फेसबुक के जरिए, गूगल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, लिंक्डइन के जरिए। तो ये तमाम चीजें भी आपको इसी कोर्स में सिखाई जाएंगी। अब ये कोर्स है सर 4 to 5 मंथ्स का। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, मकसद वो ये है कि ये 4 to 5 मंथ्स का कोर्स है जिसका एक मॉड्यूल है इनकम टैक्स, ठीक है। वो इनकम टैक्स का जो मॉड्यूल है ना, उसका ही ओरिएंटेशन सेशन आज कंडक्ट हो रहा है। आप में से मैक्सिमम लोग आज इनकम टैक्स का ही ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करने आए हैं, उन्हें बाकी सारे कोर्स का शायद ना पता हो, ठीक है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को एक तो बता दूं कि बेसिकली इनकम टैक्स एक मॉड्यूल है हमारे कंप्लीट कोर्स का। जो लोग चाहते हैं कि उनके पास अभी टाइम नहीं है, वो एक छोटा कोर्स, शॉर्ट कोर्स करना चाह रहे हैं, इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंसेस को लर्न करना चाह रहे हैं ताकि सिर्फ इनकम टैक्स के ही काम कर सकें, तो उनके लिए आज वाला कोर्स ही है। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीना चलेगा। इसके बारे में प्रॉपर बात करने वाले हैं, पूरा हमारा ओरिएंटेशन सेशन इसी के ऊपर है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मैंने 4 to 5 मंथ्स लगाने और मैंने कंप्लीट सारी चीजें लर्न करनी है, ये एससीसीपी हो गया या सेल्स टैक्स हो गया, फिर उसके बाद ये आईपीओ, सीसीआई, पीसैप, पीएसडब्ल्यूपी, सीओबीआई वगैरह, ये तमाम इदारे भी अगर मैंने लर्न करने हैं, ओवरऑल कंप्लीट कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सीखना है, तो उसे चाहिए नियरली 4 to 5 मंथ्स। तो कोर्स जो है वो इकट्ठा ही स्टार्ट होता है हमारा, 4 to 5 मंथ्स वाला भी और 1 मंथ वाला भी। 1 मंथ वाले क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग से, फिर इनकम टैक्स पढ़ते हैं, और अगर 1 से 1.5 महीने में उनका ये इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे लीव कर जाते हैं, ठीक है। उन्हें उनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। जिन लोगों ने 4 to 5 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया होता है, उनका उसके बाद सेल्स टैक्स शुरू हो जाता है, देन एससीसीपीएन आगे जो है वो ऑनवर्ड चलता रहता है। तो ये एक स्टार्ट में मेन एक चीज थी। कुछ लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमने कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि अगर आप 1 से 1.5 महीना है आपके पास, देन जस्ट इनकम टैक्स लर्न करें। अगर आप सारी चीजें लर्न करना चाह रहे हैं तो क्लासेस सेम वही रहेंगी, टाइमिंग वही रहेगी, कोर्स वही है, ठीक है। देन 4 to 5 मंथ्स में आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आज के इस ओरिएंटेशन में ये दोनों चीजें डिस्कस करूंगा। दोनों कोर्सेज के बारे में ही आपको बताऊंगा, तमाम इदारों के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। ये जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए ही है। इनकम टैक्स में क्या क्या होता है, सेल्स टैक्स में क्या क्या होता है, सीसीपी में क्या क्या होता है, ये तमाम चीजें हमने आज डिस्कस करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हम करते हैं। तो उसके बाद जी स्टार्ट में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, स्टार्ट में आपका इनकम टैक्स से ही लूंगा, देन हम फर्दर मूव करेंगे।
अच्छा जी, पहला यहीं से हम अगर बात करें कि सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर में जो ये कंप्लीट वर्ड है सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर, इसका क्या मतलब है। ठीक है जी, तो इस वर्ड को आप दो हिस्सों में समझ लें। ठीक है, एक तो है सर्टिफाइड, जो कि वर्ड निकला है सर्टिफिकेशन से, एंड देन द अदर वर्ड इज इनकम टैक्स एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब आपको पता है, इनकम टैक्स का आपको पता है कि जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्सेस लगते हैं उनके बारे में अगर कोई बंदा आपको एडवाइस कर रहा है, प्रॉपर उसके पास नॉलेज है, वो स्किल्ड है, तो वो जो भी बंदा आपको एडवाइस कर रहा है उसे हम इनकम टैक्स एडवाइजर कह देंगे। बट यहाँ पे सर्टिफाइड का क्या मतलब है वो थोड़ा सा समझ लें कि जब आप हमसे ये चीजें सीख लेंगे उसके बाद आप प्रॉपरली सर्टिफाइड होंगे। सर्टिफाइड का मकसद ये है कि अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो कि प्रॉपर सीए फॉर्म की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस एक सीए फॉर्म के अंडर आता है। ठीक है, वर्चुअल टैक्स हमारी सीए फॉर्म है। सीए फॉर्म में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वही आपको पढ़ाएंगे, वही ये कोर्स आगे लेके चलेंगे, वही कल को आपको एक बैग प्रोवाइड करेंगे। आप कहीं भी जाते हैं, किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, उसे आप जाके अपना सर्टिफिकेट शेयर करते हैं, सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एक प्रॉपर क्यूआर कोड होगा। जो बंदा भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो आपका वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से वेरीफाइएबल होगा। ठीक है, जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स उस बंदे की जो है जिसने भी हमसे कोर्स किया होगा वो चली जाएगी उस एम्प्लॉयर के पास, उस क्लाइंट के पास कि जी वाकया ही फलां फलां टीचर्स हैं, फलां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, फलां सीए फर्म है, उन्होंने इस बंदे को ट्रेन किया है, इन्होंने वहां से ये स्किल्स हासिल किए हैं, इनका ये स्कोर रहा था, इस ड्यूरेशन का वो इनका कोर्स था, फलां टाइम पे इन्होंने कंप्लीट किया। और ये जो टीचर्स हैं ये इस चीज को अटेस्ट कर रहे हैं कि आप इनसे अपना टैक्स का काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली एक चीज क्लियर करना चाह रहा था कि हमारा ये सर्टिफिकेट जस्ट एक पीस ऑफ पेपर नहीं होगा कि ठीक है जी आपको कोर्स के बाद एक कागज दे दिया है, प्रिंट किया हुआ कागज दे दिया कि जी आप आए थे आपने कोर्स लिया, दैट्स इट। नहीं, वो नहीं चीज होगी। ये एक प्रॉपर लाइव सर्टिफिकेट होगा जो कि इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ रहेगा, और आपका ये डाटा हमेशा जब तक ये इदारा मौजूद है, जब तक हमारी फर्म मौजूद है, ये तमाम डाटा हमारी वेबसाइट पे मौजूद रहेगा, जो कि हमेशा आपके स्किल्स को, आपकी कैपेबिलिटीज को, आपकी तमाम एक्सपर्टीज को एक बैक प्रोवाइड करेंगे और एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेंगे कि आपने जो चीजें सीखी हैं वो एक प्रॉपर सोर्स से सीखी हैं। और एक आम इनकम टैक्स एडवाइजर में और एक सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर में जो फर्क होता है वो लोगों को वाज़ेह तौर पे नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, स्टार्ट यहीं से लेते हैं जी। कोर्स को कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस कोर्स के लिए कोई खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। हमारे जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे पहले इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारे तमाम लॉयर्स, एडवोकेट्स, लॉ के स्टूडेंट्स वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वो बिजनेसमैन जो पर्टिकुलरली जिनको टैक्स के कामों से वास्ता पड़ता है, कॉर्पोरेट के कामों से वास्ता पड़ता है, उनके पास कोई ना कोई उनका कंसल्टेंट होता है या कोई इन हाउस कंसल्टेंट उनके पास होता है, इन हाउस पर्सन डील कर रहा होता है उनके टैक्सेस के मैटर्स को, तो उस चीज को इन्विजिलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कि अगर उन्हें भी पता हो कि हमारे काम के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे टैक्सेस कितने जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे हैं, इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए जो कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो भी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देन बैंकर्स वगैरह जो हैं वो भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट पे जो हमारे ऐसे लोग जो ना तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं ना ही लॉ बैकग्राउंड से हैं, बट स्टिल वो इस चीज को लर्न करना चाह रहे हैं, तो वो दे ऑल आर वेलकम। ठीक है, सब लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इनकम टैक्स एडवाइजरी का काम भी आप सब लोग कर सकते हैं। इनकम टैक्स एडवाइजरी का जितना भी काम होता है वो आपने अपने क्लाइंट के लॉगिन से करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने ये आईरिस का पोर्टल ओपन किया है, तो यहाँ पे आपके सामने लॉगिन के ऑप्शन पे जब हम जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है, नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है। ये लॉगिन और पासवर्ड किसका होता है? ये बेसिकली आपके क्लाइंट का होता है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं ना, अब ये क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, सबके लॉगिन्स हैं हमारे पास। किसी का भी अगर काम करना है हमने तो हमने उसी का लॉगिन ओपन करना है और उसी के लॉगिन में से हमने काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास अपना कोई खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसी के मुताबिक हम लोगों को कोई पोर्टल दिया गया होता है एफपीआर की तरफ से कि जी इसके अंदर आपने लोगों का काम करना है। ऐसा नहीं होता, हम लोगों ने लोगों के पोर्टल से ही काम करना होता है। और अजम्पशन यही होती है कि ये जो काम हो रहा है वो टैक्स पेयर खुद कर रहा है। ठीक है, कंसल्टेंट से वो करवाता है फॉर द सेक ऑफ फैसिलिटेशन, फॉर द सेक ऑफ हेल्प, लेकिन अल्टीमेटली जो कानून के मुताबिक काम है या अजम्पशन है वो यही है कि टैक्स पेयर अपनी फाइलिंग खुद कर रहा है। ठीक है जी,
अच्छा जी, नेक्स्ट हम अपनी जो स्लाइड है उसमें अगर आगे मूव करते हैं तो इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ, मजीद बता देता हूँ जी कि बेसिकली सीए फर्म है हमारी, वर्चुअल टैक्स के नेम से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, साथ हमारे साथ कुछ जो है वो सीनियर एडवोकेट्स हैं, इसके साथ कुछ एसीसीए के मेंबर्स भी मौजूद हैं हमारे साथ। तो ओवरऑल हम जो एरियाज को डील कर रहे होते हैं वो टैक्सेस होता है, कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी है, बिजनेस एडवाइजरी है, एंड सबसे बढ़कर हम लोग डील कर रहे होते हैं ऑडिट्स को। ठीक है, ऑडिट्स क्या चीजें होती हैं, ऑडिट के बारे में भी आपको बता दूंगा, लेकिन आप में से कुछ लोग जो जानते होंगे तो उन्हें बेहतर पता होगा कि हमारी बेसिकली एक ऑडिट फर्म है। ठीक है, तो हम लोग ऑडिट्स को डील कर रहे होते हैं। तो उसी का आगे ये एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस, दैट इज आईबीए। ठीक है, आईबीए लाहौर आपको टैक्स, कॉर्पोरेट और लीगल के तमाम एरियाज में जो है बहुत अच्छा चीजें सिखाएगा भी, फैसिलिटेट भी करेगा इंशाल्लाह। तो अभी तक हमारे बहुत सारे बैचेस हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्टली नंबर मैं आपके साथ क्या शेयर करूं, राउंड अबाउट ये हमारा 28th बैच होगा। ठीक है, कमोबेश इसके अंदर हमारे 4 मंथ्स के बैचेस भी शामिल हैं, इसके अंदर हमारे 1 मंथ के बैचेस भी शामिल हैं। इसके अलावा हम लोग एडवांस लिटिगेशन के भी कुछ कोर्सेज करवाते हैं, एडवांस कॉर्पोरेट लॉज के भी कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ अकाउंट से रिलेटेड, ईआरपी से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं। ये तमाम चीजें भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी। अच्छा जी, ये मिशन में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये पैराग्राफ तो ऐसे ही लिखा होता है, बट मैं आपको जो दो टोक बात है वो बता देता हूँ कि हमारा एक तो ये है कि जी बुकिश नॉलेज नहीं दिया जाएगा आपको, बहुत ज्यादा किताबों में नहीं घुमाया जाएगा, प्रैक्टिकली हर हर पोर्टल से आपको काम सिखाया जाएगा। एससीसीपी का काम होगा तो एससीसीपी का पोर्टल, एफबीआर का काम है तो एफबीआर का पोर्टल, आईपीओ पीईसी, हर किसी का काम उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए उनके पोर्टल पे आपको ये काम सिखाया जाएगा। ऑनलाइन काम का मतलब ही यही है जी, जब ये हम कहते हैं कि जी तो ये थोड़ा सा जदीद काम हो गया है, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन फाइलिंग है, ऑनलाइन सबमिशन है, तो फिर ऑनलाइन चीजों को सीखना चाहिए ना, बजाय ये कि अगर हम किताब पढ़ते रहें और फिर जब ऑनलाइन पे जाए तो वो काम हमें करना ही ना है, ये सिखाने वाले ने सिखाया ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास फर्म में बेतहाशा क्लाइंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर इदारे से रिलेटेड क्लाइंट्स होते हैं, हर इदारे से रिलेटेड जितना भी आपको काम सिखाया जाएगा वो सारी का सारा लाइव क्लाइंट्स का काम सिखाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग डमी अज्यूम कर रहे होंगे कि अच्छा फलां बंदा था उसने ऐसे ऐसे किया होगा तो फिर उसने ट्रेडमार्क इस तरह से रजिस्टर करवाना है, ये नहीं, प्रॉपर लाइव क्लाइंट होगा हमारे पास, क्लाइंट ने अप्लाई किया होगा कि जी फलां काम मैंने करवाना है, आपके सामने वही काम किया भी जाएगा, आपको सिखाया भी जाएगा, और तो और वो तमाम काम आप लोगों के साथ एज एन असाइनमेंट शेयर भी किया जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, रिटर्न के क्लाइंट्स हैं, तो आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, आप लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के दो दो तीन तीन लोगों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और आप लोग उनके रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे, आप लोग उनके सेल्स टैक्स के, उनके पीआरए के, उनके जितने भी काम होंगे एसआरबी वगैरह के, वो सारे काम आप लोग कर रहे होंगे विद द असिस्टेंस ऑफ योर टीचर। ठीक है, उसके बाद जी हमारी लाइव क्लासेस तो होंगी होंगी, इसके साथ साथ हमारा प्रॉपर एलएमएस है जिसके अंदर आप कोई भी क्लास हो, आपका कोई भी स्टडी मटेरियल हो, कोई भी चीज़ आपकी मिस हो जाती है, नहीं आप टाइम पे अटेंड कर पाते, तो आप वहां से उसकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर भले ही वो कोई स्टडी मटेरियल हो, वो कोई क्लास हो, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, सिर्फ दिखा देता हूँ आपको, देन फर्दर जो है हमने कोर्स में इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। ये हमारा एलएमएस सिस्टम है जी। ठीक है, या वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप एलएमएस पे जाते हैं तो जितने भी हमारे बैचेस चल रहे होते हैं, ये तमाम बैचेस होते हैं, यहीं से जो है कोई भी बंदा इनको एक्सेस कर सकता है। तो आप सब लोगों की लॉगिन आईडीज, आपके पासवर्ड्स वगैरह बन जाएंगे, उसके बाद जो है आप लोग यहीं से अपने लेक्चर्स वगैरह जो है वो जो है आपको एक्सेस मिल जाएगी और यहीं से अपने लेक्चर्स लिया करेंगे। अच्छा जी, 1 to 1.5 मंथ, ठीक है, 1 से 1.5 महीने का कोर्स है, जिसमें हम लोग कंप्लाइंसेस भी सिखाएंगे और साथ में लिटिगेशन वगैरह भी सिखाएंगे। ठीक है, लॉयर्स और ये सारे जो है कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये सब लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अच्छा, कोर्स करने के बाद आपको जी क्या टाइटल मिल जाएगा, तो टाइटल्स डिफरेंट होते हैं जी, मतलब सबका एक ही होता है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हो, टैक्स लिटिगेशन एक्सपर्ट हो, बिजनेस एडवाइजर हो, टैक्स एडवाइजर हो, सबका एक ही मतलब है। तो काइंडली इन चीजों से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि फलां इदारा तो कह रहा था कि हम आपको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बनवा देंगे, फलां इदारा कह रहा था कि हम आपको टैक्स लिटिगेशन एक्सपर्ट बना देंगे, तो इनमें कोई फर्क होगा नहीं, ऐसा ऐसा कोई चीज नहीं है। जो इदारा आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पढ़ा रहा है या इनकम टैक्स रूल्स 2002 पढ़ा रहा है ना, तो उसमें ये तमाम चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, काम आपने अल्टीमेटली आईएलटीएस पे ही करना है। अच्छा जी, ट्रेनर प्रोफाइल सुन लें तो मेरा नाम नुमान अहमद है, पर्सनली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ और मेरे जो सीए के आर्टिकल्स हैं वो दुनिया की
तीसरी बड़ी फर्म से मेरे आर्टिकल्स हैं ईवा इस्लामाबाद से, ठीक है, जो उसमें मैंने अपना ज्यादा टाइम जो है वो टैक्सेशन को ही दिया है। इसके अलावा ऑडिट और कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी मैंने काम किया हुआ है। आर्टिकल्स के बाद मैंने डिफरेंट फर्म्स में काम किया हुआ है, जिसमें मेरा तकरीबन 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है टैक्सेशन, ऑडिट और कॉर्पोरेट अफेयर्स का। और ना सिर्फ मैंने मल्टीपल फर्म्स में काम किया है, बल्कि इसके अलावा मैंने मल्टीपल जो कंपनीज होती हैं आपकी, इंटरनेशनल चेन्स हैं जो कंपनीज की, जिसमें सबसे ज्यादा मैं जो जिसका नाम लेना चाहूंगा वो डोंगजिन इंडस्ट्रीज है, चाइनीज फर्म है, चाइनीज कंपनी है, जो आपकी ये सोलर पैनल्स और बैटरीज वगैरह देखती है। तो मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो चाइनीज के साथ भी है, जिससे आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा आपकी स्टडी में कि इंटर आपकी जो इसके बाद कॉर्पोरेट के फर्दर अफेयर्स आ जाते हैं आपकी, जितनी भी स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स होती हैं, क्वार्टरली एनुअल, जो आपकी अलग अलग इदारों की फाइलिंग्स होती हैं, उन सब चीजों को भी देखा हुआ है। तो करंटली जी हमारी अपनी होती है, और किस किस इदारे को आपको इग्नोर करना होता है ये भी बताता चलूंगा मैं आपको। कहीं पे आपको कोई मसला आता है किसी इदारे में, तो उस चीज को कैसे आपने डील करना है, ये तमाम चीजें भी हमारे इस कोर्स का हिस्सा होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो हमारा कोर्स है इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 4 वीक्स होगी। टोटल जो हमारे लेक्चर्स हैं वो 12 से 15 होंगे। लेक्चर की ड्यूरेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, 30 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेक्शन होगा, और अप्रोक्सीमेटली 20 घंटे में हमारा ये इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन वही आपको जो ऑलरेडी चीज मैं बता चुका हूँ कि उसके बाद फिर हम लोग मूव कर जाएंगे सेल्स टैक्स और अदर थिंग्स दैट वर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। तो अच्छा, इसके अगर हम मॉड्यूल्स देखें ना, इस 1 महीने के कोर्स के फिर आगे जो मॉड्यूल्स हैं वो क्या क्या, इसके 5 मॉड्यूल्स हैं जी बेसिकली। सबसे पहले वही आपको पता है आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग, देन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, देन कंप्लीट रिटर्न फाइलिंग ऑन आईआरएस। उसके बाद आप रिटर्न फाइलिंग में आपको कोई नोटिस आ जाता है, कोई एफबीआर आपके खिलाफ, आपके क्लाइंट के खिलाफ कोई नोटिस वगैरह भेजता है, उसको कैसे आपने डील करना है, उसके रिप्लाईज वगैरह कैसे तैयार करने हैं, जितनी भी उसमें लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, लीगल ड्राफ्टिंग है वो कैसे करनी है, ठीक है। एफबीआर के खिलाफ आपने ऑनलाइन अपील वगैरह कैसे करनी है, उसके ग्राउंड्स, टैक्स की जो स्टे की एप्लीकेशंस होती हैं, एक्सटेंशंस वगैरह, ये तमाम चीजों को कैसे आपने देखना है, ये मॉड्यूल 4 में आ जाएगा। और मॉड्यूल 5 जो डिजिटल मार्केटिंग है वो हम इस कोर्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर आप इनकम टैक्स की भी चीजें सीखते हैं तो इनको भी कैसे सेल करना है आपको ये भी आता हो, ठीक है। आगे जी जो है हमारी फिर थोड़ी इन डेप्थ डिस्कशन है आईआरएस के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, और ये तमाम चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रुक के एक चीज़ बताता चलूँ जी पहले, जो असल में वाकई जो चीज़ मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को समझा देनी चाहिए, ताकि सब लोगों का एक प्रॉपर माइंड बनाओ कि हम लोग यहाँ पे जो चीज़ सीखने आए हैं वो क्यों सीखने आए हैं। देन हम इन डिटेल ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आई थिंक इधर हमारे पास होगा। आई थिंक वो दूसरी हमारी लेक्चर वाली स्लाइड्स हैं, उनके अंदर जो है वो एक पेज था, मैं बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। खैर हम लोग वैसे ही बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो है वो वर्ड पे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सीखने वाली चीज ये है इसके अंदर, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग टैक्सेशन क्यों सीख रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई भी बंदा कोई कारोबार करता है ना, ठीक है, अगर कोई बंदा बिजनेस करता है, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, ठीक है, तो बिजनेसेस जो कर रहे होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन बिजनेसेस की, और कुछ इनकी कॉम्प्लाइंसेस होती हैं जो इन्हें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं
और एक उन इदारों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इदारे पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों को गवर्न कर रहे होते हैं, बिज़नेसेस को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स बेसिकली पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता चलूँ अगर तो ये सारी बेसिकली जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई क कागज़ी बातें नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखी हुई, वैसे आपको समझा रहा हूँ। तो जी 2 टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक रिक्वायरमेंट ऑफ बिज़नेस, रिक्वायरमेंट ऑफ बिज़नेस इटसेल्फ है जी हमारी पहली रिक्वायरमेंट, ठीक है? और दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? अच्छा, अब 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं जी। 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि पहला जो अगर हम बात कर लें इंस्टीट्यूट्स की, तो पाकिस्तान में अगर कोई बिज़नेस कर रहा है ना, तो एक पहला इंस्टीट्यूट आ जाएगा, कौन-सा आ जाएगा जी? एफबीआर। ठीक है, अब पहला एक इंस्टीट्यूट कौन-सा आ गया जी? एफबीआर आ गया। एफबीआर आपसे आपके टैक्सेस के बारे में पूछता है और ये पूछता है कि आप लोग कमाते क्या हो, ठीक है? आप लोग जो पैसा कमा रहे हो वो कितना है, कहाँ से कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एफबीआर की होती हैं। अब ये एक पहला इदारा है, ठीक है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके साथ भी कॉम्प्लायंसेस करनी पड़ती हैं किसी भी बिज़नेस को, अगर बिज़नेस नहीं इनके साथ कॉम्प्लायंसेस करता, तो फिर वो बिज़नेस चल नहीं सकता, ठीक है? टैक्स देना, ना देना एक अलग चीज़ है, लेकिन एफबीआर को अपनी चीज़ों की रिपोर्टिंग करना ये कंपलसरी है। पाकिस्तान में बिज़नेस करना है तो फिर आपको एफबीआर को सारा कुछ अपना बताना पड़ता है कि हम लोग ये बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कितना कमा रहे हैं और कितना हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं एज़ टैक्स। ठीक है? इसके बाद हमारे पास जो दूसरा आ जाता है इदारा, वो आ जाता है जी एससीसीपी। अब एससीसीपी क्या करता है? एससीसीपी आस्क्स अबाउट योर बिज़नेस मॉडल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब एसईसीपी एक दूसरा इदारा आ जाता है जी, एसईसीपी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इदारा क्या करता है? ये इदारा आपसे पूछता है कि आप बिजनेस कर किस तरह से रहे हैं, मॉडल क्या है आपका? अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, 10 लोग मिलके कर रहे हैं, कंपनी बना के कर रहे हैं, कंपनी में कितने लोग शामिल हैं, कंपनी किसी की ब्रांच कंपनी तो नहीं है, कंपनी की और ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है? तो अब प्रोडक्ट कौन सा डील कर रहे हैं आप, क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं, हॉस्पिटल बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है, ये तमाम चीजें कौन सा इदारा पूछता है? एसईसीपी पूछता है, ठीक है? फिर ये पूछता है कि आपके शेयर होल्डर्स कितने हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, पब्लिक कितनी इन्वॉल्व है, आपके शेयर्स कितने हैं। ये मेरी बात आप जरूर जो है वो समझ रहे होंगे कि ये तमाम सवाल किस इदारे के हैं? ये एसईसीपी के हैं। अब एसईसीपी भी जैसे ही आप बिजनेस करने लगते हैं तो फिर आपको लिए जरूरी है कि आपने एसईसीपी में भी खुद को रजिस्टर करना है और एसईसीपी को बताना है कि आप किस मॉडल पे बिजनेस करने जा रहे हैं और कितने लोग आपके साथ इस बिजनेस में हैं, ठीक है? तो ये आता है दूसरा इदारा। एक तीसरा इदारा भी इसमें आ जाता है, वो है जी लेबर लॉ। अच्छा, अब लेबर लॉ क्या करता है जी? लेबर लॉ ये कहता है, एक सेकेंड, लेबर लॉ वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपने अपने बिजनेस में, आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, आप एफबीआर को टैक्स दे रहे हैं, आप एसईसीपी को बता चुके हैं कि जी आपकी मैनेजमेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपने जो मुलाजिम रखे हुए हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, क्या आप उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उन्हें प्रॉपर सैलरीज दे रहे हैं, उनका वेज रेट वगैरह ठीक है नहीं है, उनको अगर मेडिकल की फैसिलिटीज वगैरह चाहिए तो क्या आप वो दे रहे हैं, क्या आप उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन वगैरह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? ये तमाम चीजें कौन सा इदारा देखता है? ये इदारा है जी हमारा लेबर लॉ, ठीक है? तो ये 3 हैं बेसिकली वो इदारे, सबसे बड़े इदारे जो कि ओवरऑल आपके बिज़नेसेस के ऊपर होते हैं और आपके बिज़नेसेस को इनकी कॉम्प्लायंसेस करनी पड़ती हैं, ठीक है? इनकी कॉम्प्लायंसेस किए बगैर बिज़नेसेस नहीं चलते। अगर मैं बात करूँ उन रिक्वायरमेंट्स की जो कि अब हमारे बिज़नेसेस की होती हैं, अगर मैं उधर जाऊँ तो जी आपके सामने आ जाएगा
सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा जी आईपीओ। अब आईपीओ क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो इदारा है जो कि आपके इंटेलेक्चुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आईपीओ प्रोटेक्ट्स योर बिजनेस नेम एंड आइडेंटिटी। अब आईपीओ बिजनेस नेम एंड आइडेंटिटी को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है जी? आपका कोई बिजनेस का लोगो है, आपके बिजनेस का नाम है, फॉर एग्जांपल मेरी फर्म है वर्चुअल टैक्स। अब मेरी फर्म अगर अच्छा चलती है तो एक और बंदा उठता है, वो भी वर्चुअल टैक्स के नाम से फर्म बना लेता है, तो हो सकता है उससे मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचे। तो कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा? डेफिनेटली कोई ना कोई इदारा होगा ना पाकिस्तान का, तो वो उस इदारे का नाम है जी आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन क्या आईपीओ की ये रिक्वायरमेंट है कि मैं मस्ट उसके साथ जाऊं, मस्ट उसके साथ एफिलिएट हूं? नहीं, आईपीओ नहीं चाहता कि मैं लाजमी उसके पास जाऊं। ये मैं चाहता हूं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि मैं आईपीओ के पास जाऊं और आईपीओ मेरी चीजों को अपने पास रजिस्टर कर ले, ताकि कोई और बंदा मेरी चीजों को यूज ना कर सके, ठीक है। इसी तरह से फिर आगे कुछ मजीद इदारे आ जाते हैं, जैसे कस्टम्स का इदारा है, ठीक है। आपके सामने आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान सिंगल विंडो है, क्योंकि अब उन्हें नहीं पता कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है या नहीं करनी। आपको उनके पास जाना पड़ेगा कि भाई मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, मुझे रजिस्टर करें। आप इंजीनियरिंग काउंसिल है के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है, तो आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने जी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बनानी है, और सॉरी मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मैंने अपनी फर्म रजिस्टर करवानी है। तो ये वो इदारे हैं जिनके पास आपको जाना पड़ता है। ओवरऑल फिर समझाना मैं ये चाह रहा था कि ये पहले तीन इदारे एफबीआर, एससीसीपी, लेबर लॉ वगैरह, और उसके बाद आईपीओ और फिर पीसैप, पीसी टाइप के इदारे, ये वो इदारे होते हैं जिनके पास आप खुद चल के जाते हैं। लेकिन क्या एक बिजनेसमैन अकेला ये सारे काम कर सकता है? क्या वो इन तमाम इदारों की कंप्लाइंसेस कर सकता है? तो मेरा जवाब है जी कि बिल्कुल नहीं। एक बिजनेसमैन के लिए ये सारा कुछ काम अकेले करना मुश्किल है। अब बिजनेसमैन को एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसके पास इन तमाम इदारों का प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है, जो कि इदारे ये आपके सामने आ भी रहे हैं, इनकम टैक्स का नॉलेज हो, सेल्स टैक्स का नॉलेज हो, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट फाइलिंग, एससीसीपी का सारा नॉलेज हो। ये तमाम इदारों का नॉलेज अब जिस बंदे के पास होगा, डेफिनेटली कोई भी बिजनेसमैन उस बंदे के पास जाएगा और उसकी सर्विसेज लेगा। तो ये असल में मकसद है कि हम लोग ये चीजें सीख लें। अब इनमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज है ना जी, वो आता है आपका एफबीआर और एससीसीपी, जिसमें आपका इनकम टैक्स आ जाएगा, आपका सेल्स टैक्स आ जाएगा, और आपकी कंपनी फॉर्मेशन आ जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह बनाना, ठीक है। तो ये तीन इदारे जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके पास रजिस्टर होना मस्ट है आपके लिए, अगर आपने बिजनेस करना है। अगर इनके पास रजिस्टर होना मस्ट है तो डेफिनेटली हर बिजनेसमैन की कोशिश होगी कि वो किसी ऐसे कंसल्टेंट को ढूंढ ले जो उनको प्रॉपर इनके साथ रजिस्टर करवा सके, और फिर बाद में ऑनवर्ड जितनी भी कॉम्प्लाइंसेस वगैरह होती हैं वो पूरी करवा सके। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये कंप्लीट फुल फ्लेज कोर्स जो है आप लोगों को ऑफर किया है, जिसके अंदर इन तमाम इदारों की रजिस्ट्रेशन, कॉम्प्लाइंसेस, जितना भी लिटिगेशन का एरिया है, जितना भी जो है फर्दर इसमें स्टैट्यूटरी फाइलिंग का एरिया है, वो तमाम चीजें आपको सिखा दी जाएंगी, ताकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठे हुए एक बिजनेसमैन को किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़े, कहीं पर भी कोई परेशानी हो, तो आप उसका एक तरह से दर्द की दवा बन जाए, ठीक है। और जब आपके पास ये तमाम एक्सपर्टीज होंगी विद प्रॉपर सर्टिफिकेट, तो इंशाल्लाह आपके पास बहुत ज्यादा काम भी होगा, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स भी होंगे, सारा कुछ होगा। और फर्दर इसमें अगर हम ऐड कर दें डिजिटल मार्केटिंग, तो फिर डेफिनेटली बजाय ये कि आप एक छोटे से लिमिटेड एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज ऑफर करें, आप इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे। तो इसके बाद जी आगे हमने प्रॉपर डिटेल में अभी मूव करना है। यहाँ तक अगर किसी बंदे का कोई सवाल है, कोई भी यहाँ तक का कोई सवाल है तो वो बता दे, फिर मैं देन आपको ये सारे पोर्टल्स भी प्रॉपर विजिट करवाता हूँ। उसके बाद आपको जो कोर्स कंटेंट है उसके बारे में मजीद अपडेट कर देता हूँ। देन हम अपने एलएमएस को भी देखते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो जी तो एनीवन प्लीज हैंड रेज। जी असद गिलानी साहब, सवाल है सर आपका? जी सर। मेरा सर सवाल ये है कि जब ये आप लेक्चर्स आप हमें डिलीवर करेंगे, ये बाद में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर, या इसी तरह आपके पोर्टल पे हम रहेंगे, और उसके लिए फिर हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। बहुत ज्यादा बेहतर तो आपको इसके बारे में मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेटर्स ही बता सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको इतना बता देता हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं ये डाउनलोडेबल होते हैं, ठीक है, डाउनलोड हो जाते हैं। किस तरह से डाउनलोड होते हैं? जब आप इसे पोर्टल हमारा ओपन कर लेंगे ना, और जैसे आप इसे व्यू करेंगे,
जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले ये लेक्चर फौरी आपकी जो भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके अंदर ये सेव हो जाता है। उसके बाद आप इसे देख रहे होते हैं, फिर ना तो इसमें किसी की तरह की कोई बफरिंग होती है, कोई लोडिंग वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले लेक्चर आपके कंप्यूटर मेमोरी में आ जाता है, उसके बाद आप इस लेक्चर को व्यू कर रहे होते हैं। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आपको इस लेक्चर की शेयरिंग में जो है वो इशू हो सकता है, कि अगर आप आगे किसी और के साथ शेयर करना चाहें तो उसमें आपको इशू हो सकता है। लेकिन जहां तक लेक्चर बात है कि आपके अपने सिस्टम में, जिस सिस्टम से आपने फर्स्ट टाइम लॉग इन किया था, उस सिस्टम में ये लेक्चर सेव रहेंगे। आप जब चाहें 24 घंटों में बार बार इन लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं, और जितनी देर तक चाहें आप अपने इन लेक्चर्स को अपने पास रख सकते हैं। जी सर, मेरा सर दूसरा क्वेश्चन। जी जी एसओ साहब। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो नोटिस और अपील्स वगैरह है, ये आप किस हद तक लेकर जाएंगे हमें? मतलब जैसा एक आजकल जैसा एक बहुत इशू चला हुआ है कि सिम्स बंद हो रही हैं, ब्लॉक्स हो रही हैं, उसके लिए गालबन कोई नोटिस भी इशू किया होगा पहले एफबीआर ने। तो इसके मुतालिक हमें कंप्लीट लिटिगेशन आप बताएंगे, या सिर्फ एक जनरल सा एक तारुफ सा दे देंगे, या उसकी हमें आप ड्राफ्टिंग नहीं करवाएंगे, या अगर ड्राफ्टिंग करवाएंगे तो उसके मुतालिक क्या क्या मामलात होंगे, वो किस तरह होता है? दूसरा, उसमें फर्दर मुझे बताइएगा कि हमारा ये जो एफबीआर का ये स्ट्रक्चर क्या होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, हमारा सिविल कोर्ट का है, सिविल जज 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, फिर एडिशनल सेशन जज, और फिर इस तरह ऊपर हम जाते हैं। क्या इस एफबीआर का भी कुछ स्ट्रक्चर है? हमने इसकी प्रैक्टिस किधर करनी है और किस तरह से ये मामला आगे चलेंगे? काइंडली इस पे भी सर गाइड कर दें साथ ही। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, दोनों क्वेश्चंस ही आपके बहुत अच्छे हैं असद गिलानी साहब, बहुत सारे लोगों की बातों की भी इनसे हेल्प होगी। आपका जो पहला सवाल है वो ये है कि आप क्या हमें प्रॉपर लिटिगेशन या कंप्लायंसेस के बारे में गाइड करेंगे, या जैसे वो जनरल साहब बताते होते हैं। तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरी भी, और माजरत के साथ आप लोगों की भी, कि अगर एक ऐसा कोर्स हो जिसमें मैं जनरल चीज़ें गाइड करूँ और वो आप लोग ज्वाइन भी करें और मेरा भी टाइम वेस्ट हो और आपका भी टाइम वेस्ट हो। तो बिल्कुल भी सर ऐसा नहीं होगा। ये कोर्स जो है हमारा बिल्कुल एडवांस लेवल का कोर्स है। हम लोगों ने इसके अंदर प्रॉपर लीगल ड्राफ्टिंग पढ़नी है। नोट्सेस में मैं आपको बताता चलूं, जितने भी नोट्सेस आज तक हमारे क्लाइंट्स को इशू हो चुके हैं, उन नोट्सेस के जितने भी रिप्लाईज किए जा चुके हैं, वो तमाम नोट्सेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नोट्सेस और अपील्स के अंदर सिर्फ ये नहीं होगा कि हम लोग बता देंगे अच्छा इनकम टैक्स का फलां सेक्शन लगेगा और इसका आपने रिप्लाई कर देना है, ऐसा नहीं होगा। जस्ट उसके अंदर आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लीगल प्रोविजंस गाइड की जाएंगी। उसके अंदर आपको आज तक जितने प्रेसिडेंट्स हो चुके हैं, जितनी जजमेंट्स आ चुकी हैं सुपीरियर कोर्ट्स वगैरह की, उन्हें कैसे आपने यूज करना है, उन सिटेशंस को आपने कहाँ से हासिल करना है, किस तरह से अपने ग्राउंड्स में अपने ड्राफ्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, इतनी ज्यादा इन डेप्थ में ये तमाम चीजें आपको करवा दी जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद फर्दर मैं नहीं समझता हूँ इंशाल्लाह कुछ चीज रह जाएगी। प्रॉपर आपको डील करवाना सिखाया जाएगा, किस तरह से आपने जाके एफबीआर ऑफिशियल्स वगैरह के साथ डील करना है, ये तमाम चीजें। फिर जो भी नोटिस आता है आपको उनकी रिप्लाईज और उनकी कंप्लायंसेस पूरी पूरी सिखा दी जाएगी। ये आपका पहला सवाल था। आपका अगला सवाल था कि जिस तरह सिविल कोर्ट्स वगैरह में कोई प्रॉपर एक हायरार्की होती है, ये पहला ऑफिसर आ गया, उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, तो क्या इसमें भी वो होता है? तो इसमें मैं दो चीजें आपको गाइड करता चलूं। एक तो ये कि एफबीआर हो या एससीसीपी हो, तो इनका मैक्सिमम काम जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है ऑनलाइन पर। जब ऑनलाइन में काम शिफ्ट हो जाता है ना, तो फिर जो दरमियान में ऑपरेशनल जितने भी टीम होती है किसी भी इदारे की, उससे आपका राब्ता फिल वक्त मुनक़ता हो जाता है, ये समझ लें, ठीक है। आपका राब्ता डायरेक्ट होता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी मोहम्मद हसन साहब, मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं सवाल का जवाब दे लूं। तो आपका राब्ता फिर डायरेक्ट जो होता है ना, इनकी मेन ऑफिशियल्स के साथ होता है। जो मेन ऑफिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो वो कौन होते हैं जी? वो आपके असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं एफबीआर के, आपका कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के साथ। इन तीन लोगों के साथ आपका आपके पोर्टल के जरिए राब्ता हो रहा होता है। जितनी भी आप इनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं ऑनलाइन अपने पोर्टल के जरिए, वो आप इन्हीं के साथ कर रहे होंगे। उसके बाद आपका काम किन लोगों ने करना है? वो जो भी नीचे इनके सबॉर्डिनेट्स होंगे। सबॉर्डिनेट्स की अगर मैं आपको लिस्ट बता दूं तो उसमें जी आपके पास स्टार्टिंग में सब इंस्पेक्टर आ जाएगा एफबीआर का, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आ जाएगा, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, फिर कमिश्नर अपील्स आ जाता है, फिर उसके बाद एडिशनल कमिश्नर आ जाता है। तो एक पूरी हायरार्की है। लेकिन जिन लोगों के साथ आपने बात करनी होती है ना, वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ही है। तो और ये सारा काम आपने अपने पोर्टल के जरिए ही करना होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपको इन पर्सन विजिट करना पड़े एफबीआर का ऑफिस, आरटीओ जाना पड़े, या कहीं पे ऐसा होता है कि आपको एक नोटिस मौसूल होता है कमिश्नर की तरफ से और कमिश्नर साहब कहते हैं कि फलां फलां डॉक्यूमेंट्स के लेकर आप इन पर्सन जो है
आरटीओ विजिट करें या मेरा ऑफिस विजिट करें, तो वहां पे आपको उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं होगा कि आपको पता ही ना हो कि मुझे जाके मिलना किससे, नहीं, जो भी काम होगा वो पहले स्टार्ट हो जाएगा आपके एफबीआर की तरफ से। एफबीआर आपको खुद बुलाएगा कि आपने फलां बंदे से मिलना है, ठीक है। हर बंदे, हर फर्म को, हर कंपनी को, हर इंडिविजुअल को अलग अलग ऑफिसर्स डील कर रहे होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। आपकी कंपनी के नाम के हिसाब से, आपकी कंपनी की जो जोन्स हैं, जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन है, उस हिसाब से अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग कमिश्नर्स होते हैं। जब आप आरटीओ में जाते हैं, आरटीओ बेसिकली टैक्स ऑफिस का नाम होता है, रीजनल टैक्स ऑफिस, तो वहाँ पे प्रॉपर लिस्ट लगी होती है कि किस किस कंपनी को कौन कौन सा कमिश्नर डील कर रहा है, तो फिर आपने उनके पास जाना होता है। आई होप कि आपके दोनों सवालों का जवाब दे दिया होगा मैंने। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी वेलकम जी। एडवोकेट अमजद नजीर साहब। सर मेरा तो सवाल पहला ये है कि ये आरटीओ के बाद एक सीटीओ होता है, वो क्या चीज़ है उसके बारे में बताएं आप। उसके बाद फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ। जी ठीक है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, लेकिन आप चाहें तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो कोर्स कैन पे कर सकते हैं ताकि दूसरे भाइयों को टाइम वेस्ट ना हो। अभी तो वही सवाल मैं लेना चाह रहा था जो हमारे अभी तक के टॉपिक के रिलेटेड है। तो इसका सवाल का आपका जवाब है, जितने भी हमारे आम आदमी होते हैं ना, इंडिविजुअल्स जिन्हें हम कहते हैं, जिस तरह मैं हूँ, आप हैं और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इन्हें कहा जाता है इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के जितने भी मामलात होते हैं ना, वो एफबीआर का एक दफ्तर होता है, आरटीओ, रीजनल टैक्स ऑफिस, वो देख रहा होता है। लेकिन जो हमारी कंपनीज के मामलात होते हैं उन्हें देख रहा होता है सीटीओ, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, ठीक है। कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होती हैं, तो उनके लिए अलग दफ्तर है सीटीओ। इसके ऊपर एक तीसरा दफ्तर होता है एलटीओ, लार्जर टैक्स पेयर्स ऑफिस। तो जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, लिस्टेड कंपनीज, जिस तरह से ये निशात ग्रुप हो गया है और आदमजी ग्रुप हो गया है, या और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इन कंपनीज का डाटा ना तो सीटीओ के पास होता है ना ही आरटीओ के पास होता है। इनके लिए अलग से एक डेडिकेटेड ऑफिस बना दिया गया है जिसे कहा जाता है लार्जर टैक्स पेयर्स ऑफिस। तो टोटल ये 3 तरह के दफ्तर पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं। ठीक है सर। दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि एक इंस्पेक्टर किसी को हार्ड कॉपी में नोटिस देता है, तो उस नोटिस का रिप्लाई हार्ड कॉपी में जैसे मिलती है तो वह हमें कमिश्नर के पास देना पड़ता है, या उस नोटिस का जवाब हमें ऑनलाइन ही देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जब भी आपको नोटिस मिलता है ना जी हार्ड कॉपी में, तो वो नोटिस 2 तरह से होता है। एक वो नोटिस होता है जो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी आपको हार्ड कॉपी में नोटिस आ जाता है। वो नोटिस भी आपको उस सूरत में आता है अगर ऑनलाइन आपसे रब्ता किया जा रहा हो लेकिन वहां पे उनको प्रॉपर रिप्लाई ना मिल रहा हो, तो फिर आपको हार्ड कॉपी में जैसे इंटीमेशन आती है कि आइरस में जाएं, अपना आइरस ओपन करें और वहां से हमारे नोटिस की कॉम्प्लाइंसेस करें, ठीक है। हार्ड कॉपी में ही आपने उसका रिप्लाई नहीं देना होता, अनलेस कि उस हार्ड कॉपी के अंदर ये बात मेंशन हो कि काइंडली ऑफिस में विजिट करें और फिर रिप्लाई करें। सेकेंडली, एक हार्ड कॉपी वाला नोटिस आपको कब आता है? जब आप एफबीआर में रजिस्टर होते ही नहीं है, लेकिन अचानक से एफबीआर को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, या आपके बैंक में अचानक से कहीं से 2-3 करोड़ रुपए आ गए, तो फिर आपको एक हार्ड कॉपी में नोटिस मौसूल होता है। वो कहते हैं जी कि हमें ऐसा लगता है कि आपकी इनकम जो है वो मोर देन 6 लाख है, यानी कि स्लैब रेट से ज्यादा की इनकम है, जो कि टैक्सेबल इनकम होती है वो 6 लाख रुपए होती है। 6 लाख से ऊपर जो बंदा कमाए साल में, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो फिर वो आपको एक नोटिस भेजेंगे हार्ड फॉर्म में, उसमें लिखा होगा जी कि हमें ऐसा लगता है कि आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है और आप जो भी काम करते हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी है, क्योंकि आपने अभी अभी फलां जगह पर इतने अमाउंट की प्रॉपर्टी परचेज की है या सेल की है, या आपके बैंक में जो है इतनी अमाउंट मौसूल हुई है। तो लिहाजा इस चीज को देखते हुए हम आपसे ये रिक्वायर कर रहे हैं कि आप आईरस पे खुद को रजिस्टर करें, ठीक है। या ये लिखा होता है कि आपको आईरस पे फोर्सफुली रजिस्टर कर दिया गया है, काइंडली आप जाके अपना जो है फर्दर इसमें लॉगिन करें और अपनी कॉम्प्लाइंसेस शुरू करें, ठीक है। दोनों सूरतों में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने हार्ड फॉर्म में रिप्लाई करना है इदारे को। सर ऐसा ही हुआ है, 4 मिलियन एक बंदे के अकाउंट में आए हैं और उसको नोटिस आ गया है अपना हार्ड कॉपी में 4 मिलियन पर, तो तो उसका बिल्कुल हल क्या है? जी, इसका हल बहुत ईजी है सर। जो नोटिस आया है उस नोटिस में ये चीज मेंशन होगी कि आप लोग जाएं और आईरस पे अपनी कॉम्प्लाइंसेस करें, तो ठीक है। आपने पता क्या करना होता है? वैसे तो मैं ये सारी चीजें प्रॉपर सिखाऊंगा, अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ। आपने जो है ना, एक आम आदमी जो पहली दफा रजिस्टर होता है ना आईरस में, वो करता है अपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आप पोर्टल पे जाते हैं ना, तो ये बाहरी ऑप्शन होता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी मर्जी से खुद को रजिस्टर करते हैं। लेकिन जिन लोगों को एफबीआर खुद फोर्सफुली रजिस्टर कर देता है ना,
उनको रजिस्टर तो कर चुका होता है एफबीआर, डाटा पहुंच चुका होता है आईरिस के अंदर, उन्हें करनी पड़ती है ई इनरोलमेंट। ठीक है, तो ई इनरोलमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको यही कहेगा कि भाई अपना सीएनआईसी वगैरह आप बताओ, आप अपना एक ईमेल नंबर बताओ, फोन नंबर बताओ, और उसके बाद आपको उस ईमेल के ऊपर आपका एक पासवर्ड रिसीव हो जाएगा, लॉगिन आईडी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ही होगा। जब आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही आपका एक डिजिटल फॉर्म के अंदर एक नोटिस आ चुका होगा, वही 4 मिलियन वाला। ठीक है, तो वो सिर्फ आपको ये कहा गया है कि आप जाएं और अपनी कॉम्प्लाइंसेस करें, तो वो कॉम्प्लाइंसेस आपने करनी है ये ई इनरोलमेंट वाले फीचर से। अब आपने रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना, ई इनरोलमेंट पे जाना है। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, तो मैं ये काम कर लेंगे अब। ठीक है, मैं इसी के साथ साथ आप सब लोगों को ये बताता जाऊं जी कि इस कोर्स में इनरोल होने के बाद 1 साल तक हमारी सीए फर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आपको असिस्ट करेगी। जिस तरह अभी ये अमजद साहब ने चीज शेयर की है, अगर इस चीज में इन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अभी कोर्स की पहली क्लास है, लेकिन अगर इन्हें कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है, तो इनका ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, हमारी फर्म करेगी, काम हम लोग करेंगे, क्लाइंट इनका होगा, इसका काम सबमिट यही करेंगे, हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जी अमजद साहब। हेलो। जी जी जी। अच्छा सर, असद गिलानी बात कर रहा हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन थे। ये आप जब हमें सिखाएंगे आयरस के ऊपर, तो आप इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे या आपने कोई एक रेप्लिका बनाया होगा सॉफ्टवेयर, जिस तरह बाकी इदारे कर रहे हैं कि आयरस रेप्लिका बना कर दे देते हैं सॉफ्टवेयर कि आप उस पर जितनी मर्जी ट्रेनिंग करते रहें, उसको सीखते रहें? क्या इस तरह से है, या आप ओरिजिनल आयरस वेबसाइट के साथ एफबीआर के साथ ही हम अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे ये आपके साथ? जी, मैं आपको बताता हूँ। असद गिलानी साहब, इसमें ना 2 चीजें हैं। नंबर 1 चीज ये कि हमारी है प्रॉपर फॉर्म। जब प्रॉपर फॉर्म होती है ना, तो उसके पास प्रॉपर क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स का काम हमने करना होता है, और वो हम लोग करते हैं लाइव पोर्टल्स के ऊपर। ठीक है, और अगर कुछ इदारे करवा रहे होते हैं रेप्लिका के ऊपर, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनके पास क्लाइंट्स मौजूद नहीं होते। अदरवाइज जो रियल टाइम के अंदर रियल टर्म्स में काम किया जाए, मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा डमी डाटा के ऊपर काम करने से। क्योंकि डमी जो डाटा होता है ना, उसमें सिनेरियोज आपने खुद से बिल्ड करने होते हैं। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे ऐसे करना है। अब इसमें सीखने वाली चीज मेरा नहीं ख्याल कोई होगी। सीखने वाली चीज तब होती है जब आपके ऊपर सर पे एक मुश्किल पड़ती है, इदारे की तरफ से, एफबीआर की तरफ से, एससीसीपी की तरफ से, और फिर आपने कैसे उसको लिटिगेट करना है, कैसे उसमें से निकलना है, और फिर वो निकलने वाला प्रोसेस पूरा आपके सामने लाइव किया जाए, और आपको सामने सिखाया जाए कि जी इस तरह से क्लाइंट के ऊपर ये मुश्किल पड़ी है, और उसको हमने इस तरीके से डिफेंड किया है, इस तरीके से हमने लिटिगेट किया है, इस तरीके से रिटर्न्स फाइल की जाती हैं, इनकम में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उन्हें इस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा बेहतर है एक डमी सॉफ्टवेयर से। अब आ जाते हैं डमी सॉफ्टवेयर की तरफ। जब आप मेरे साथ इंशाल्लाह आगे आईपीओ के लेक्चर्स में हम जाएंगे, आईपीओ के बारे में आप पढ़ेंगे, तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा। अभी भी आप लोगों को, आप माशाल्लाह से एडवोकेट हैं, आपको पता होगा आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स पढ़े होंगे, जिनमें ये बात लिखी हुई है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी इस टाइप की एब्स्ट्रैक्ट चीज हो, तो ये उस बंदे की जो इसको ऑलरेडी यूज कर रहा होता है, ये उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके तमाम राइट्स उसके पास रिजर्व्ड होते हैं। कोई भी दूसरा इदारा उसका रेप्लिका नहीं बना सकता, ना उसके लोगो का, ना उसके डिजाइन का, ना उसके जो ओवरऑल एक्टिविटीज हैं उनकी कॉपी बना सकते हैं। तो अगर कोई इदारा ये कहता है कि वो एफबीआर के सॉफ्टवेयर का रेप्लिका बना रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल एक गलत बात है। वो सॉफ्टवेयर का रेप्लिका बना ही नहीं सकते। अगर बनाया है उन्होंने, तो उनको फौरी तौर पे ना सिर्फ उनको प्रॉपर नोटिस वगैरह आएगा, बल्कि गिरफ्तारी तक भी हो जाती है अगर प्रॉपर रेप्लिका बनाया जाए। तो अब ये लोग करते क्या है, उस चीज से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर रेप्लिका बनाते नहीं है, इंटरफेस सिर्फ दिखा देते हैं आइरस जैसा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, स्टार्टिंग पे जो है वो आप लोगों को मुतमईन करने के लिए, मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, बट आपको कानूनी बात बता रहा हूँ कि रेप्लिका किसी भी सॉफ्टवेयर का जो गवर्नमेंट यूज कर रही हो, उसका पाकिस्तानी बंदा कोई भी नहीं बना सकता, अदरवाइज उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है। और अगर कोई इदारा ये कहता है कि जी हम लोग रेप्लिका यूज करते हैं, करवाते हैं, तो वो जस्ट उसका एक इनिशियल इंटरफेस होता है जो उन्होंने कॉपी किया होता है, और उसको दिखा के बाकी उसके अंदर कोई भी प्रॉपर उस तरह का काम नहीं होता। क्योंकि आइरस एक बहुत वास्ट सॉफ्टवेयर है, मेरा नहीं ख्याल इंडिविजुअल लेवल पे कोई उसको बना सकता है, और उसको बनाने में अच्छी खासी कॉस्ट भी आती है, अच्छा खासा टाइम भी लगता है, और उसके बाद फिर भी उसके खिलाफ जो है आईपीओ की लिटिगेशन का जो खतरा है वो वैसे के वैसे ही रहता है, और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो कोई भी इदारा ऐसा नहीं करता।
जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर ये हमें ये जो प्रैक्टिशनर बनने के लिए इनकम टैक्स खुद भी फाइलर होना जरूरी है या इसी तरह चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी आपको फाइलर होने की वैसे इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी हम लोग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर तो हमने क्लाइंट्स की लॉगिन आईडी से यूज करना है। अब मेरे पास हम लोगों को पता क्या होता है गिलानी साहब, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये खाली वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ मेरे इस लैपटॉप के अंदर सेव है, ठीक है। तो हमारी फर्म में जब इनका हमने हर बार काम करना होता है तो हमारे लिए बहुत बेहतर है, बहुत सूटेबल है कि बजाय हम लोग खुद ये काम करें, अपने एम्प्लॉय से ही काम करवाएं, तो क्यों ना हम अपने स्टूडेंट से ये काम करवा लें। हमारा काम भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो इसलिए हमने फर्म और इंस्टीट्यूट को दोनों को पैरेलल रखा हुआ है। तो आप लोगों को ये तमाम लॉगिन आईडीज वगैरह शेयर की जाएंगी, ना सिर्फ एफबीआर की बल्कि इसी तरह से एससीसीपी की भी, ठीक है। एससीसीपी का ये पोर्टल है, ये इजी फाइल पे आप जाते हैं, जब आप कंपनीज वगैरह बनाते हैं तो ये एससीसीपी का पोर्टल है, ये भी आपके सामने ऑन होगा। इसमें भी ऐसे ही क्लाइंट्स के अपनी लॉगिन आईडीज होते हैं, आपने वो लॉगिन आईडी वगैरह यूज करते हुए लॉगिन करना होता है और क्लाइंट्स के काम करने होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे जाते हैं ना ये लॉगिन में, तो ये देखें यहाँ पर इनका ही लॉगिन है, इनके भी इस तरह से लॉगिन है, ये कंपनीज के लॉगिन होते हैं, ठीक है। प्रॉपर कंपनीज आपको दे दी जाएंगी। इसी तरह से हर इदारे में, एसआरबी में, पीआरए में, जितने भी आपके पीएसडब्ल्यू वगैरह हैं, तमाम क्लाइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी सर, शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जजाकल्लाह खैर सर। अच्छा जी, मैं जस्ट अब एक लास्ट सवाल लूंगा। ये हमारे पास राजपूत भाई थे हमारे, उनका सिर्फ एक सवाल लूंगा, देन हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं। बाकी सारे लोग शायद वेट कर रहे होंगे कंटेंट के बारे में। जी अमजद साहब, अब आई थिंक शायद मैं क्लास के एंड पे सवाल ले सकूंगा आपका, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। जी राजपूत साहब। जी मेरे ख्याल से तारिक साहब अवेलेबल नहीं है। जी अमजद साहब आप फरमाएं। सर मैं ये सर कह रहा ये था इसमें एफपीओ पीआरए क्या वगैरह होता आप है? डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ये दोनों इकट्ठे बोल पड़े हैं। जी तारिक साहब पहले आप बताएं। मैं ये कह रहा था पीआरए जैसे एसआरए और जैसे बलूचिस्तान में बीआरए और केपी में, ये भी आप इससे डिस्कस करें। सर ये प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है, जिस तरह हम लोग फेडरल का सेल्स टैक्स देखते हैं ना आईरस के पोर्टल पे, इसी तरह जी से जी जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स होता है उनके पोर्टल्स हैं, पीआरए, बीआरए, केपीआरए, एसआरबी, ये तमाम चीजें कोर्स का हिस्सा है, आपको सिखाई जाएंगी। ठीक, थैंक यू। ठीक है। सेल टैक्स बेसिकली दो तरह से होता है, एक होता है सेल टैक्स ऑन गुड्स, जो कि हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लेता है वफाक, फेडरल गवर्नमेंट, वो एफबीआर लेता है आईरस के जरिए। और एक आपका सेल टैक्स होता है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, जो लोग सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं ना, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं या आईटी कंपनीज हैं, तो इन्होंने अपनी जो फाइलिंग करनी होती है वो प्रोविंस के साथ करनी होती है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज के साथ। तो वो पीआरए, केपीआरए वगैरह है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। जी अमजद साहब। सर मतलब एसआरबी, जैसा कि पंजाब में पीआर है, सिंध में एसआरबी है, तो ये भी सिखाया जाएगा इसी कोर्स में? जी जी बिल्कुल सिखाया जाएगा। ये देखिए आपके सामने जो है वो इस तरह से आपका एसआरबी का पोर्टल आ जाएगा, E.SRB, इसमें भी हमारे पास क्लाइंट इसमें भी हमारे मौजूद है। पास क्लाइंट मौजूद है। तो तो ये म्यूट एक कीजिएगा। म्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक अगर है, हम ई से E.SRB आ ये गया, एक तो एक म्यूट कर म्यूट। लीजिए। ठीक है, तो ये E.SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड का पोर्टल है। इस तरह आपको ये भी लॉगिन आईडीज वगैरह दे दी जाएंगी। अगर आपका सिंध है तो आप सिंध में इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर जो हमारे पंजाब में हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ पीआरए का पोर्टल शेयर कर दिया जाएगा, जो क्योंकि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग हो रही होती है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क से क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, हर मुल्क हर शहर से तकरीबन हमारे पास क्लाइंट्स मौजूद हैं। हर इदारे की जो कंप्लाइंसेज है वो हम लोग कर देते हैं। तो ये जी आपका सिंध रेवेन्यू बोर्ड का पोर्टल है, इस तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा होता है। ऐसे आपने ये रिटर्न फाइल करनी होती है, तो ये इस तरह से आपकी रिटर्न्स होती हैं। अगर सर आप में ये से किसी बंदे, पूछा, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो जो मॉड्यूल थे उसमें एसआरबी कहीं नजर नहीं आया मुझे। वो आपने इनकम टैक्स के मॉड्यूल्स देखे होंगे ना सर, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। जी जी सर, उसमें था ना, ऐसे भी थी, चेम्बर्स कॉमर्स था, उसमें कहीं भी एसआरबी नजर नहीं आया। मैं सर आपको दिखा देता हूँ, ये भी तो हमारे पास है, हमारा जो स्लाइड्स है ये देखेंगे ना आप, जब हम सेल टैक्स में जाते हैं
ये देख रहे हैं जी, सेल्स टैक्स में स्कोप ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज अंडर पीआरए, एसआरबी, केपीआरए, बीआरए, ठीक है। ये आपको कंप्लीट स्कोप जितना भी सर्विसेज का है ना, ये आपको इन तमाम पोर्टल्स पे सिखाया जाएगा। ठीक है अमजद साहब, थैंक यू सर। क्योंकि ना सर्विसेज के बगैर ये अधूरा होता है सेल्स टैक्स। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ना इन डेप्थ चीजों को डिस्कस करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए काम का। तो खैर स्टार्ट लेते हैं। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि डिफरेंट इदारे हैं या ये सारा कुछ है, तो उसके बारे में सबसे पहले जी हमारे पास जो वेबसाइट आएगी ना, वो होगी हमारी एफबीआर की वेबसाइट, ठीक है। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है। यहीं से हमें तमाम तरह टैक्सेस का डाटा मिलेगा, ऑर्डिनेंस मिलेंगे, हमें एक्ट्स मिलेंगे जिनको यूज करते हुए हमने सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ से जैसे अभी ऑर्डिनेंस पे आप जाएंगे, ऑर्डिनेंस पे जाने के बाद ये तमाम आपकी किताबें मौजूद हैं, ठीक है, जिनको यूज करना है आपने। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसके डिफरेंट वर्जन्स होंगे, ठीक है। जो इनमें सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो सबसे ऊपर आ रहा होगा, तो आपने इसमें कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लेना। थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स होती हैं उसमें, जैसे ये वर्जन है, ये आपने ऐसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपके पास ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ये आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आ गया, ठीक है। इसको हमने पढ़ना है, ये इसके अंदर तमाम तरह सेक्शंस होंगे। ये मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ऑर्डिनेंस को पढ़ना कैसे होता है, लीगल लैंग्वेज कैसे पढ़नी होती है, ये तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। हम लोग लिंक किया करेंगे हर चीज को पोर्टल के साथ। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है जी कि एक चीज लिखी हुई है कि अगर कोई बंदा सैलरी इनकम कमाता है तो वो किस सेक्शन में कमा रहा है। ये सेक्शन नंबर लिखा हुआ है 12, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 से कोई बंदा सैलरी इनकम कमा रहा है। हम माइरस पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बंदे की रिटर्न फाइल करनी है और वो बंदा तनख्वाह लेता है, ठीक है, सैलरीड इंडिविजुअल है। अगर हम माइरस के ऊपर उस बंदे की जब रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं ना, ठीक है, ये मैं आपके सामने आपके साथ जैसे शेयर करता हूँ। तो अब ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बाद ये सबसे पहला जो टैब आ रहा है ये आ रहा है सैलरी का, ठीक है। आप सब लोग देख रहे होंगे सैलरी इनकम। तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई। अब मुझे तो नहीं पता कि मैंने किस जगह पे क्या लिखना है, क्यों लिखना है। एफबीआर पे किसको कह रहा है, वेजेस किसको कह रहा है, अलाउंसेस किसको कह रहा है, एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट किसको कह रहा है। तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। मैं फॉरेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पास जाऊंगा, ठीक है जी। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आ गया। मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से जाके पूछूंगा कि भाई सैलरी की रिटर्न में फाइल कर रहा हूँ तो उसके बारे में क्या मालूमात है, तो वो कहेगा कि जी सेक्शन 12 आपको बता देगा सैलरी इनकम के बारे में। तो मैं अब सैलरी इनकम सेक्शन 12 है, पेज नंबर 45 है। उसके बाद हम चले जाएंगे जी पेज नंबर 45 पे, ठीक है। ये हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा सेक्शन 12। ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। अब ये क्या सेक्शन 12 सैलरी इनकम शुरू हो गया है। अब ये आपको सारा बता रहा है, सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। अब ये आपको बता रहा है, समझा रहा है कि सैलरी कहते किसको है। फिर ये पूरे जो एबीसी लिखे हो ना, ये वो पैसे हैं, ये वो सैलरी की चीजें हैं जो सैलरी इनकम में शामिल होती हैं, ठीक है। आपको एम्प्लॉयर को गिफ्ट वगैरह दे देता है, कोई आपको आपके बच्चों की फीस अदा कर देता है, आपके घर में बिजली का जो बिल है वो एम्प्लॉयर अपने खाते में डाल देता है। ये सारी चीजें आपकी सैलरी में शामिल होती हैं। इसी की फाइलिंग हमने करनी होती है यहाँ पे आके आईआरएस के पोर्टल पे। ये जो सैलरी लिखा हुआ तो हमने इसके अंदर सैलरी लिखना शुरू कर देनी होती है, वहां से पढ़ के हमें आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से प्रॉपर्टी है, इसी तरह से बिजनेस इनकम है, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन होता है एसेट्स की सेल परचेज के ऊपर मिलने वाला जो मुनाफा होता है। इसी तरह से अदर सोर्सेज क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, फॉरेन सोर्स बाहर से जो पैसा आता है, ये सारी चीजें आपने इस तरह से बता देनी होती है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक रजिस्ट्रेशन से। फर्स्ट टाइम किसी बंदे को रजिस्टर कैसे करते हैं आईआरएस में, ठीक है, जो हमारा इंशाल्लाह जो पहला लेक्चर होगा इस ओरिएंटेशन के बाद, उसमें हम लोग एनटीएन रजिस्ट्रेशन, एनटीएन बनाना, फाइलर बनाना, ये सीखेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और ये प्रॉपर हम लोग एनटीएन रजिस्ट्रेशन सीखेंगे। इसके बाद जैसे ही एनटीएन रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो किसी भी बंदे की लॉगिन आईडी बन जाती है, उसका पासवर्ड बन जाता है, और फिर उसकी टैक्स की फाइलिंग शुरू हो जाती है। अच्छा यहाँ पे रुके जी, मैं आपको एक चीज शेयर करता चलूं, हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में भी प्रॉपरली ना हो, कि अगर हम बात करते हैं टैक्स की फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, इन चीजों का, इन लफ्जों का मतलब क्या है। तो जी मैं आपको स्पीडली बता देता हूँ। पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं ना, खा वो तनख्वाह ले रहे हो, खा वो कारोबार कर रहे हो, खा वो कुछ भी ना कर रहे हो, वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। पैसे किस तरीके से चाहिए होते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि वेलफेयर के होते हैं, हम लोगों की वेलफेयर के होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे सड़कें बनाना,
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नहरों का निज़ाम है, हमारी सेहत के इंतजामात होते हैं, हेल्थ की जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, गवर्नमेंट के स्कूल्स बनाना, फिर इसके अलावा सबसे बड़ा हमारा डिफेंस का डिपार्टमेंट होता है, मुल्की दिफा का डिपार्टमेंट है। अब ये तमाम काम ऐसे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कोई भी इंडिविजुअल अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर नहीं कर सकता। अभी अगर मुझे यहाँ लाहौर से कराची जाना है तो मैं खुद के लिए ज़ाती सड़क तो नहीं बना सकता ना, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, बहुत ज़्यादा जो है वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगी जिन्हें मुझे फेस करना पड़ेगा। अगर मेरे पास पैसे आ भी जाते मैं नहीं बना सकता। तो बेसिकली ये काम किसका है? ये काम स्टेट का है, मुल्क का काम है। तो स्टेट को अपनी एक्टिविटीज, ऐसी जनरल एक्टिविटीज जो स्टेट आवाम के लिए करती है, उसको पूरा करने के लिए, उसके एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए स्टेट को फंड्स चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है। अब स्टेट को पैसा मिलता कहाँ से है? उसके लिए 2 से 3 सोर्सेज है। पहला सोर्स क्या है कि स्टेट जो है वो बाहर के किसी मुल्क से लोन ले ले, जैसे आईएमएफ से लोन ले लेते हैं या किसी और मुल्क से लोन ले। दूसरा स्टेट के पास क्या ऑप्शन होता है कि स्टेट अपने ही स्टेट बैंक से लोन ले ले, ठीक है, उसको डोमेस्टिक लोन्स कहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये लोन्स भी तो वापस करने ही होते हैं ना। तो कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ फंडिंग होगा जो कि पैसा भी मिल जाए स्टेट को, काम भी हो जाए और पैसे वापस भी ना करने पड़े? तो उसके लिए स्टेट क्या कहती है फिर? स्टेट कहती है कि वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो जिनकी इनकम कम से कम इनकम, जिनकी 6 लाख रुपए से जायद है, 6 लाख से ज्यादा जो लोग पैसे कमाते हैं ना, वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा, उसके लिए प्रॉपर स्लैब रेट्स वगैरह होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन स्टेट क्या कहती है कि अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा आप लोग हमें दे दें, ताकि पाकिस्तान में रहने के लिए अगर आपको सड़क पे चलना पड़ता है तो हम आपको सड़क बना दें, अगर आपको स्ट्रीट लाइट्स यूज करनी पड़ती है तो हम आपको स्ट्रीट लाइट्स लगा लें, अगर आप पाकिस्तान में बाहिफाजत तौर पर रहना चाह रहे हैं तो हम आपसे वो पैसा लेके आपके डिफेंस के बजट में लगा दें, अगर आपको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है तो हम आपके लिए हॉस्पिटल्स बना दें। तो ये जो पैसा स्टेट लेती है ना अपने अवाम से, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों से, ये पैसा बेसिकली टैक्स कहलाता है, ठीक है। इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? एक इदारा बना दिया हुआ है, उस इदारे का नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर, ठीक है। अब वो इदारा जो पैसा कलेक्ट कर रहा होता है उसको लाजमी तौर पे किसी ना किसी कानून का जाब्ते को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए जाब्ता कौन सा है, कानून कौन सा है? वो आपके सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। और इसी तरह से तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए कि ये इदारा बन गया है, इदारा एक जाब्ते को फॉलो भी कर रहा है, लेकिन वो जो प्रोसेस है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है कि टैक्स कलेक्ट होगा किस तरीके से, उसका क्या तरीकाकार है? तो उसके लिए इस इदारे ने अपनी एक वेबसाइट बना दी हुई है जिसका नाम है जी आइरस। तो उस आइरस के जरिए अब ये लोग टैक्स इकट्ठा कर रहे होते हैं, टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट आगे से जितने भी अपने प्रोसेसेस होते हैं उनको कंप्लीट कर रही होती है। तो इस चीज को कहा जाता है टैक्स कलेक्शन, ठीक है। तो जो आप लफ्ज बार बार सुनते हैं, फाइलर होना, एंटी एनुअल रजिस्ट्रेशन या इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन, इन तमाम लफ्जों का एक ही मतलब है। इसका मतलब क्या होता है कि आप एफबीआर के इस पोर्टल आइरस के ऊपर रजिस्टर कर लेते हैं ना जब खुद को, तो इसे कह दिया जाता है कि आपको एनटीएन मिल गया, इसी को कह दिया जाता है कि आप फाइलर बन गए हैं, इसी को कह दिया जाता है कि आप इनकम टैक्स में रजिस्टर हो गए हैं, इसी को कह दिया जाता है कि आप एफबीआर में रजिस्टर हो गए। तो ये सारे लफ्जों का मतलब एक ही है कि आप आइरस पे रजिस्टर हो जाए। आइरस ये सॉफ्टवेयर है जिसपे इनकम टैक्स के काम होते हैं। अगली क्या चीज हो सकती है आप लोगों के ज़हनों में कि जी जो रिटर्न फाइल करना होता है, इसका क्या मतलब? कुछ लोग इसको कहते हैं फाइल रिटर्न करना, तो वो गलत लफ्ज होता है जी, इस चीज को ठीक कर लें। फाइलिंग जो लफ्ज है ना, बेसिकली फाइल करना, ये फाइलिंग, ये कानूनी जुबान का लफ्ज है। फाइल करने का मतलब होता है कोई चीज जमा करवा देना, या कोई चीज भेज देना, या कोई चीज सबमिट कर देना। तो जब हम अपने इनकम के या एक्सपेंसेस के जो जितने भी कवायफ होते हैं, जो डाटा होता है ना कि हमने पूरे साल में क्या कमाया, क्या खर्च किया, क्या बचा है, इस सारे के जो हिसाब किताब होता है ना, इस सारे हिसाब किताब को कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। एक कागज लें आप, उसके ऊपर लिख लें कि मैंने साल में 10 लाख कमाया है, 5 लाख खर्चा किया है, 5 लाख बच गया है, वो मेरे अकाउंट में पड़ा है या मेरे पास कैश की फॉर्म में घर पड़ा है। ये जो डाटा है ना, इसे कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम। इस रिटर्न ऑफ इनकम को अगर आप जाके एफबीआर को जमा करवा दें आइरस के जरिए, यानी कि सबमिट कर दें ये डाटा उनके पास, तो इस सबमिशन के अमल को कहा जाता है फाइलिंग। तो फिर ओवरऑल जो पूरा ये अमल बन जाता है कि इनकम के रिकॉर्ड्स को जाके एफबीआर को जमा करवाना, इसको क्या नाम दे दिया गया है? रिटर्न फाइल करना। और जो बंदा ये रिटर्न फाइल करता है उसको फाइलर कह दिया जाता है। तो ये जो फाइलर और नॉन फाइलर लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उनका ये मतलब है। तो आई होप कि आपको ये जो मेन एक कॉन्सेप्ट है ये जरूर अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या है और टैक्स का क्या मतलब है। जी समझ आ गया सर आप लोगों को? काइंडली क्यों कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ सर, हो गया। चलें ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, उसके बाद अगर हम वापस अपनी स्लाइड पे जाएं, अच्छा जी, वापस हम अपनी स्लाइड पे आ गए। तो जो अब थोड़ा सा ऑपरेशनल इसके अंदर चीजें हैं, आउटलाइन से हट के जो थोड़ी सी डिटेल चीजें ना, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि जी हम लोग सीखेंगे क्या, आइरिस को पूरा यूज करना सीखेंगे, उसके ऊपर बिजनेस ऐड करना, बिजनेस रजिस्टर करना, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, तनख्वाह वाला बंदा उसकी भी अपनी फाइलिंग कैसे करता है, अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की डिटेल्स वगैरह ऐड करना। उसके बाद जनाब इसमें आपकी आ जाती है फिर इनकम टैक्स शुरू हो जाता है। इनकम टैक्स में ये डिफरेंट तरह के टैक्सेस होते हैं, नॉर्मल टैक्स, फाइनल टैक्स, मिनिमम टैक्स, सेपरेट ब्लॉक ऑफ टैक्सेस, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद आपके ये नोटिस वगैरह के जो फर्दर जो फाइलिंग के सेक्शंस हैं ये वो आ जाएंगे, जो कुछ खास सेक्शंस हैं। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम सेक्शन 7E है, एडवांस टैक्सेशन है, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम और इस टाइप की चीजें, ये तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और ये सारा कुछ प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस होते हैं। विदहोल्डिंग टैक्सेस ये होते हैं कि जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि जी जो हमारा एम्प्लॉयर है, ये जो हमारा वहां पे बॉस है, वो हमें सैलरी में से टैक्स काट के फिर हमारी सैलरी देता है। हम तो यहाँ पे ये पढ़े हैं ना कि जी आपने एफबीआर में जाके अपना टैक्स जमा करवाना होता है, लेकिन हमारा टैक्स तो हमारा एम्प्लॉयर काट लेता है, तो फिर हमने क्या जमा करवाना है? तो इसे कहा जाता है विदहोल्डिंग टैक्स, यानी जो हमारा टैक्स ऑलरेडी कट चुका होता है वो हमारे बिहाफ पे हमारा एम्प्लॉयर जाके जमा करवा देता है। हमने क्या करना होता है? हमने सिर्फ अपने पोर्टल में से एफबीआर को बताना होता है कि भाई मेरा टैक्स जमा हो गया, ये मेरे एम्प्लॉयर का नाम है, ये उसने जमा करवा दिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है। इससे रिलेटेड तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद ये आपकी इनकम टैक्स की प्रॉपर रिटर्न्स आ जाएंगी। इनकम टैक्स की रिटर्न होगी, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स की रिटर्न्स होंगी, उसके बाद आपकी वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह हो सकती है। फिर ये नोटिस वगैरह आ जाते हैं, तो इनकी हर तरह की ड्राफ्टिंग, उसके साथ कोई अगर रिकॉर्ड्स वगैरह अटैच करने हैं बिजनेसेस के, वो हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन बिफोर ऑफिसर, ऑफिसर से आपने किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उसके साथ डिस्कशन करनी है। उसके बाद आपकी असेसमेंट्स होती हैं, जितनी भी असेसमेंट्स क्या होते हैं ये तो डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। बट असेसमेंट्स ये समझ लें कि आपके टैक्स के मुतालिक जितना भी डाटा होता है, फाइनलाइज डाटा जो होता है, उसको असेसमेंट बोला जाता है। वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिफंड, आपने अक्सर सुना होगा जी कि हमारा टैक्स एफबीआर की तरफ ज्यादा चला जाता है, तो उसको वापस लेना होता है एफबीआर से, रिफंड क्लेम करना होता है। रिफंड किस तरह से आपने क्लेम करना है, उसके तमाम तर तरीकेकार आपको इंशाल्लाह सिखाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एफबीआर के खिलाफ कोई अपील वगैरह करनी है, अपील ऑनलाइन कैसे होती है, ऑफलाइन कैसे होती है, क्या इसमें फीस वगैरह लगती है, इसमें ड्राफ्टिंग किस तरह से करनी होती है, ग्राउंड्स कैसे बनाने हैं, एप्लीकेशंस, स्टे की, एक्सटेंशन की, रिफंड की, ये सारा कुछ कैसे फाइल करना है, और ये तमाम चीजें हम आपको सिखाएंगे जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडीज के साथ। और ये सारा रेलेवेंट स्टडी मटेरियल जो होगा ये हमारे लाइव क्लाइंट्स का होगा इंशाल्लाह, ठीक है। डमी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे सर हम लोग सेल्स टैक्स में। सेल्स टैक्स में ऐसे ही सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा फेडरल और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स का। फेडरल आपको पता है वो है जो आईआरएस के ऊपर होता है, और प्रोविंशियल आपको पता है वो जो पीआरए एसआरबी वगैरह के ऊपर हो रहा होता है। उसके बाद सारा इसमें वैल्यू एडिड टैक्स जो है, सेल्स टैक्स को ही कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। फिर इसमें ये तमाम चीजें, स्कोप ऑफ टैक्स ऑन गुड्स अलग से आ जाएगा, सर्विसेज वाला अलग से आ जाएगा। इसमें भी विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं। इसमें सेल टैक्स में रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, आपकी इनवॉइसेस वगैरह जितनी आप सेल परचेज कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आपकी सेल टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग कैसे कैसे है, उसमें कौन कौन से अनेक्जर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा कुछ आपको आईआरएस के ऊपर प्रैक्टिकली सिखा दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा जी आपका एससीसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स। एससीसीपी बेसिकली वो इदारा है जो कि पाकिस्तान में कंपनी से रजिस्टर करता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये एससीसीपी की वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसके अंदर कंपनी से रजिस्टर होती हैं। ये जो एक्ट यूज करते हैं हम एससीसीपी को पढ़ते हुए, उस एक्ट का नाम है जी कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है। इसी तरह से सेल टैक्स करते हुए हम पढ़ेंगे सेल टैक्स एक्ट 1990, ठीक है। फिर जब हम कंपनीज के काम पे आ जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2017। इसके मुताबिक हम लोग कंपनीज बनाएंगे, पार्टनरशिप फर्म्स बनाएंगे, ये सारा काम हम लोग स्टडी करेंगे। इसके जो पोर्टल्स होते हैं वो ये इजी फाइल के नाम से इनका पोर्टल है, इसके ऊपर ये सारा काम होगा। ये मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। इस तरह से जो है वो आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अब देखें इसके अंदर आपकी कंपनीज वगैरह बनी हुई होंगी, ठीक है। कंपनीज की जितनी भी, ये देखें बुखारी एंटरप्राइजेस, आशियाना, अल हुसैन वेलफेयर, एनजीओ की रजिस्ट्रेशन आपको
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एनजीओ रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको सिखाई जाएंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, शेयर्स किस तरह से आपने जो है वो बेचने हैं, किस तरह से लोगों को अपने अपनी कंपनी में लेके आना है, डायरेक्टर्स कैसे लगाने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे हायर करना है, ऑडिटर कैसे लगाना है, कंपनी सेक्रेटरी कैसे लगाना है, लीगल एडवाइजर कैसे लगाना है, ये तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगी। कंपनी बंद कैसे करनी है, कंपनी शुरू कैसे करनी है, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाएंगी जी। उसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं अपनी स्लाइड पे, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है जी। पार्टनरशिप फर्म एक अलग चीज होती है। ये अंडर द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये पार्टनरशिप फर्म्स बनती हैं। अच्छा, इनको बनाने के लिए इदारा डिफरेंट है। इनके लिए इदारा होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। इनके पोर्टल्स भी डिफरेंट है। जैसे पंजाब में अलग पोर्टल है, सिंध में अलग पोर्टल है। इनके पोर्टल का नाम होता है जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ये सिंध का यहाँ पे दिखाऊं, पंजाब का, तो आप कहेंगे कि जी पंजाब में बैठे हैं तो सारा पंजाब का ही काम करवा रहे हैं। नहीं जी, हम इंशाल्लाह सारे पोर्टल्स पर ही काम करेंगे। तो अब ये इस तरह से आपके सामने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ जाएगा। अब ये सिंध का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इसका क्या काम होता है जी? बेसिकली यहाँ पे आपकी जो सादा फर्म्स होती है ना वो रजिस्टर होती हैं। एक फर्म होती है जो बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होती है। एक सादा फर्म होती है कि 3-4 बंदे आपस में बैठे, उन्होंने एक मुआहदा किया कि भाई मिलके काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो जो सादा फर्म्स होती है ना वो यहाँ पे रजिस्टर होती हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपके पास पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन सीखेंगे सिंध की। इसके बाद इसी तरह से आपके पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब होगा। तो पंजाब का भी आपको सारा काम ऐसे ही इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। उसके अंदर भी आप फर्म से रजिस्टर करना सीखेंगे। आप जो है दूसरी चीजें आपके पास आ जाती हैं, ई पे वगैरह के सारे काम आपको यहीं पे सिखाए जाएंगे। आपकी ईओबीआई की फाइलिंग, आपकी सोशल सिक्योरिटी के सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो सारे भी यही जो पोर्टल्स हैं वो ये सारा काम देख रहे होते हैं। तो ये भी आपको इन पोर्टल्स के ऊपर सिखाया जाएगा। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं जी। तो पार्टनरशिप डीड कैसे बनानी है, कौन से स्टैम्प पेपर्स वगैरह इसके अंदर लगते हैं, ये एक एक चीज आपको बिल्कुल ऑपरेशनल लेवल पे जाके सिखाई जाएगी। फिर उसी में आगे एक आ जाती है चीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। इसको एलएलपी बोलते हैं। ये भी आपको सिखाई जाएगी। कंपनीज एक्ट पूरा आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा, उसके तमाम काम आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर होता है। आईपीओ का अपना पोर्टल होता है। ये भी सारा काम आपको आईपीओ पोर्टल पर ही करवाया जाएगा। तो आईपीओ पोर्टल के ऊपर जी हर बंदे का लॉगिन आईडी वगैरह बन जाती है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इसके ऊपर सारा काम करना सिखाया जाएगा। इस तरह से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन होती है, लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है, कॉपीराइट्स वगैरह, ये सारी तमाम चीजें यहाँ से रजिस्टर होती हैं, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन वगैरह जो होती हैं ये फाइल करनी होती हैं। एप्लीकेशन ये देखें, ऑलरेडी एक एप्लीकेशन जैसे फाइल हुई हुई है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस के लिए। ये अंडर सबमिशन है। तो ये सारी चीजें भी आपको इंशाल्लाह यहाँ से सिखाई जाएंगी। उसके बाद अगर हम फर्दर देखते हैं जी, तो हमारे पास आगे कोई पोर्टल अच्छा जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके जो सारे काम है नहीं वो फिलहाल मैनुअल ही हो रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑनलाइन काम नहीं करता, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आपको मैनुअली इनके इदारे में जाना पड़ता है, लेकिन इनके जितने भी काम है वो सारे आपको सिखा दिए जाएंगे कि किस तरह से जाके आपने किस बंदे को मिलना है, किस बंदे से बात करनी है, क्या इसकी फीस होती है, किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन लेनी है, कैसे आपको चैम्बर का कार्ड मिलेगा, कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं मूव करना है तो रिकमेंडेशन लेटर कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें भी इसमें सिखाई जाएंगी। उसके बाद जी पीसैब आ जाएगा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। तो ये इनका सारा काम भी इनकी वेबसाइट पे होता है। अच्छा, इनकी जो वेबसाइट है ना वो अब पीसैब नहीं है, पहले इनकी वेबसाइट का नाम होता था पीसैब। अब इनकी वेबसाइट का नाम है जी टेक डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये इन्होंने बस अपनी वेबसाइट का नाम लिख लिया है टैक्स डेस्टिनेशन। बेसिकली ये कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट ही है, ठीक है। पहले जो होती थी ये पीसैप के नाम से होती थी, अब ये इसको टैक्स डेस्टिनेशन कहते हैं। डायरेक्ट जो लॉगिन पेज पे ले जाता है, लॉगिन पे नहीं जाना हमने। उनकी वेबसाइट में जो है थोड़े से मसले रहते हैं।
ये रही। तो ये बेसिकली techdestination.com है, यानी आप लिखेंगे भी ना अगर psap.org तो ये ऑटोमेटिकली आपको टेक डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं ये वो सारी रजिस्टर होती हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी आपने किस तरीके से रजिस्टर करनी है, सॉफ्टवेयर कंपनीज में दो तरह की कंपनीज होती हैं। स्टार्टअप्स जो न्यू होते हैं उनका और तरीकाकार है, जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का और तरीकाकार होता है। टैक्स में इन्हें जो है बहुत ज्यादा एग्जम्पशन मिल जाती है, टैक्स में छूट मिल जाती है, टैक्स इन्हें बहुत कम देना पड़ता है। ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। सॉफ्टवेयर हाउस की रजिस्ट्रेशन हो, कॉल सेंटर की रजिस्ट्रेशन हो, आईटी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हो, स्मॉल फ्रीलांसर्स की रजिस्ट्रेशन हो, ये तमाम चीजें हम इसी के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इसकी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, ये भी इसी कोर्स का हमारा हिस्सा है। और उसके बाद जनाब हमारे पास आ गया है पाकिस्तान सिंगल विंडो, पीएसडब्ल्यू। आपको पता है बेसिकली पीएसडब्ल्यू से पहले एक इदारा होता था जी, वीबॉक। ठीक है, वीबॉक जो होता था वो देखता था पाकिस्तान में जितनी भी आपकी होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, जितना भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है वो वीबॉक देखता था। तो वीबॉक के बाद अब उन्होंने खत्म करके इसे पाकिस्तान सिंगल विंडो बना दिया। पाकिस्तान सिंगल विंडो का क्या मतलब है जी, बेसिकली जो भी बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ना, उसे सिर्फ कस्टम्स में रजिस्टर नहीं होना पड़ता, उसे साथ में सेल टैक्स में भी रजिस्टर होना पड़ता है, इनकम टैक्स में भी रजिस्टर होना पड़ता है, काफी इदारों से उसको रजिस्टर होना पड़ता है अपनी ये ट्रेडिंग करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ही वेबसाइट बना दी है इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स के लिए कि ये यहीं पे आए और अपनी सारी रजिस्ट्रेशन इकट्ठी कर लें। इनकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी यहीं से हो जाएगी, इनका इनकम टैक्स वगैरह के सारे काम यहीं से हो जाते हैं। ठीक है, तो काफी लंबा चौड़ा काम होता है पीएसडब्ल्यू का। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हद तक आपको ये काम सिखा दिया जाएगा। ठीक है, और ज्यादा गहराई में जाने के लिए जो है वो फिर अलग से आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ऑपरेशनली एक एक काम कैसे करना है। लेकिन बहुत ज्यादा हद तक इसकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंसेस, किस किस इदारे के साथ एफिलिएशन होना पड़ती है, गुड्स डिक्लेरेशन कैसे करनी है, आपने चीज पाकिस्तान से बाहर कैसे भेजनी है, रिसीव कैसे करनी है, टैक्स कंप्लायंसेस क्या होंगी, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारा कुछ हमारे कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग प्रॉपर, ये नहीं होगा कि सिर्फ पोर्टल की नोहा वगैरह लेके साइड पे हो जाएंगे, नहीं। जिस तरह हमारा दूसरे हमने चीजें सीखी हैं इसी तरह से इसमें भी पीएसडब्ल्यू सीखेंगे, पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा कस्टम्स एक्ट बहुत जरूरी है 1969 का, वो पढ़ेंगे हम, कस्टम्स रूल्स देखेंगे 2001 के। उसके बाद प्रॉपर हम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, कॉम्प्लायंसेस भी करेंगे और लाइव क्लाइंट्स का डाटा देखेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारा एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट फंड आ जाता है जी, ये हमारा ईओबीआई इंस्टीट्यूट है, इसका हम लोग लेबर लॉ और ईओबी एक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे, एम्प्लॉयज को कैसे रजिस्टर करवाना होता है अपने एम्प्लॉयज को, फिर खुद अपनी कंपनी को कैसे रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है, और ये ईओबीआई के अंडर ही हमारे इदारे आ जाते हैं फिर सोशल सिक्योरिटी वगैरह के। बेसिकली लेबर लॉ है, लेबर लॉ के अंडर हमारा सोशल सिक्योरिटी भी आ जाता है, हमारा एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट फंड भी आ जाता है। ये दोनों इदारे हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह आ जाती हैं। इनकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह क्यों जरूरी है, जैसे ही आप बिजनेस वगैरह शुरू करते हैं ना, तो थोड़े टाइम के बाद ही कभी ना कभी आपको ये लेबर लॉ वगैरह के जो इंस्पेक्टर्स हैं या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये आएंगे या ये नोटिस वगैरह आपको इशू कर देंगे, तो के जी कहेंगे कि आप हमारे साथ आके अपनी कंप्लायंसेस करें। तो इसलिए ये चीजें भी पता होनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आ जाएगा जी, यहाँ पे हम लोग पीसी एक्ट पढ़ेंगे 1976 का। उसके बाद हम लोग इंजीनियर को किस तरह से रजिस्टर करना होता है पीसी में जाके, लाइसेंस वगैरह इंजीनियर को कैसे लेके देना होता है। फिर एक इंजीनियर के बाद पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, फर्म को कैसे रजिस्टर करना होता है, फर्म्स को रिन्यू कैसे करवाना होता है। फर्म्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, C5, C1, C2, C3, C4, C5, C6 तक कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कोई सड़कें बना रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, कोई सिर्फ छोटे मोटी गलियों के काम कर रहे होते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज अपग्रेड आपने कैसे अपने क्लाइंट को करवा के देनी है, कैटेगरीज डाउनग्रेड कैसे करवाते हैं, डाउनग्रेड हो जाए तो अपग्रेड कैसे करनी है, ये तमाम चीजें भी हमारे कोर्स का हिस्सा होंगी। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें फेसबुक पेज फॉर्मेशन होगा, फेसबुक एड्स होंगे, फेसबुक ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप एड्स होंगे, गूगल एड्स भी होंगे हमारे। उसके बाद कंप्लीट ऑटोमेशन सिखाई जाएगी आपको कि ऑटोमेटिकली आपके ऐड के ऊपर लोग आए, उनको रिप्लाईज भी ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल खुद उसको रिप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली उनको रिप्लाईज जा रहे होंगे कि किस तरह से वो आपकी सर्विसेज ले सकते हैं, आपकी सर्विसेज की प्राइसेस क्या हैं, ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी। गूगल शीट्स पे आपने अपने डाटा को किस तरह से एनालाइज करना है, ये सारा कुछ भी आपको इसी कोर्स में सिखा दिया जाएगा जी। उसके बाद सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा, वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। फर्म जी हमारी 412 ब्लॉक ई जोहर टाउन लाहौर में हम लोग हैं। ठीक है, वेबसाइट आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, हमारी ये वेबसाइट है, ये LMS भी यही है, वेबसाइट भी यही है, वेबसाइट पे तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है,
और कोर्सेज वगैरह आपके सारे यहीं पे होते हैं। जो लोग रजिस्टर होते हैं, जिनके पास अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है जो आपको दिया जाएगा, आपने यहाँ पे लॉगिन में आना है जी। लॉगिन में आके आपने अपना यहाँ पे लॉगिन आईडी लगानी है, पासवर्ड लगाना है। लॉगिन करने के बाद आपके जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो आपको इसी के अंदर से मिल जाएंगे, ठीक है। यहीं पे आपका तमाम तरह स्टडी मटेरियल होगा। और उसके बाद जब आप आगे मूव कर जाते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके सर्टिफिकेट्स आपको हार्ड फॉर्म में डिलीवर भी कर दिए जाएंगे आपके होम एड्रेस पे। आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी दे दिए जाएंगे और आपका तमाम डाटा हमारी वेबसाइट पे मौजूद होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई बंदा आपके सर्टिफिकेट को स्कैन करेगा ना, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, जैसे ही सर्टिफिकेट के ऊपर क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तो बंदा ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ से आके वो वेरीफाई कर लेगा कि जी अच्छा आप किस बैच में थे, किसने पढ़ाया आपको, अच्छा सर्टिफिकेट यही है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होगी। तो उस बंदे को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वाकई ठीक है। तो यहीं पे हमारी फैकल्टी का भी सारा कंप्लीट डाटा होगा कि टीचर्स कौन है, किसने पढ़ाया, उनकी आगे कंप्लीट प्रोफाइल्स होंगी। तो फिर आपके जो एम्प्लॉयर है, ये क्लाइंट है, उसको कोई मजीद सवाल नहीं उसके रह जाएंगे, ठीक है। मजीद अगर वो ये भी चाहता है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है कि भाई मैं इनसे काम करवाने लगा हूँ, क्या इन्होंने आपसे पढ़ा है। तो हमारी तरफ से कंप्लीट उस बंदे को ऑथेंटिकेशन दी जाएगी, कंफर्म किया जाएगा कि जी वाकई ही जिस तरह ये हैदर सईद साहब है, मिस आमना है, मिस हरीर आमिर है, ये हमारे ही स्टूडेंट्स रहे हैं और उन्होंने हमसे पढ़ा है, किस बैच में पढ़ा है, कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वो सारी चीजें भी हम लोग शेयर करेंगे। और आपको जो प्रॉपर जिसे कहते हैं कि हक अदा करेंगे कि अगर किसी ने पूछा है तो हम प्रॉपर उसको गाइड करेंगे कि जी हाँ वाकई ये स्टूडेंट्स जो है हमारे सर्टिफाइड स्टूडेंट्स हैं और इनके पास स्किल्स हैं। तो उससे इससे भी आपको एक अच्छी जो है वो बैक प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद जी हमारे पास फर्दर हमारी शीट में क्या है, ठीक है जी। कोई भी बंदा आपसे आप में से इन पर्सन हमें मिलना चाहे, खास तौर पे जो लोग लाहौर से हैं, आप लोगों को कभी भी किसी लेक्चर में कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप लोग हमारी फर्म में आए, ठीक है। ये आपके साथ जो भी ये स्लाइड शेयर की गई हैं, लास्ट के ऊपर ये एड्रेस लिखा गया है, ठीक है। अल्लाह चौक जोहर टाउन में आपने आना है, 412 ऑफिस नंबर है हमारा। और यहाँ पे आए, हमसे मिलें, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, प्रैक्टिकली समझना चाहें हमसे समझ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप आए हमारे पास और हम कहें कि नहीं कोई पेड सेशन होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं हमारे, किसी भी टाइम आप विजिट कर सकते हैं, टीचर से मिल सकते हैं, टीचर से आप चीजें समझ सकते हैं। जो बाहर से लोग हैं उनका भी कभी लाहौर चक्कर लगे तो वो भी जरूर आए, सबको वेलकम करते हैं जी हम। और उसके बाद बात आ जाती है एडमिशन्स की। तो एडमिशन्स के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, मेरा काम तो खैर पढ़ाने से रिलेटेड है। लेकिन जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, फी वगैरह अपनी पे कर चुके हैं, वो वेल एंड गुड। इसके बाद इस ओरिएंटेशन के बाद ये कंफर्म स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसके अंदर जो पेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको इदारे की तरफ से ऐड कर दिया जाता है। और जो फर्दर क्लासेस होती हैं वो फिर पेड स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप में से किसी ने एडमिशन नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो वो अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लें। जिस कोऑर्डिनेटर ने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया होगा वो आपको एडमिशन के बारे में गाइड कर देंगे। और अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो 4 मंथ्स वाला कोर्स ज्वाइन करे तो वो 4 मंथ्स के एडमिशन ले सकता है, 4 मंथ के कोर्स में। और अगर कोई बंदा 1 मंथ के कोर्स में आना चाह रहा है तो वो 1 मंथ के कोर्स में। फीस के रिलेटेड जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है जी, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि अभी आप सब लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसमें जी जो 1 मंथ कोर्स है उसकी फीस नॉर्मली 20,000 होती है इदारे की। अभी टैक्स सीजन की वजह से ऑफ है तो वो फीस है सिर्फ 10,000 रुपए, ठीक है। और इसी तरह से जो 4 to 5 मंथ्स का कोर्स है उस कोर्स की फीस होती है 40,000 रुपए, उसमें भी ऑफ किया गया है। और उस ऑफ करने के बाद उसकी जो फाइनल फीस है वो है 25,000 रुपए, ठीक है। और इसमें जो है वो डिस्काउंट और बार्गेनिंग वगैरह इस टाइप की चीजें जो है वो हमारा इदारा बिल्कुल अवॉइड करता है। पर्सनली मुझे तो खैर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम पढ़ाने से रिलेटेड है। बट ये एक अच्छी अप्रोच है इदारे की तरफ से कि वो इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तालीम एक अच्छी चीज़ है, एक नोबल एक्टिविटी है, तो इसको इस तरह से बार्गेनिंग में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो जिस तरह काफ़ी इदारे आजकल कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से एडमिशन लें जिसमें। और नॉर्मली जब ओरिएंटेशन किया जाता है तो उसके बाद बहुत कम सीट्स ही होती हैं, ओरिएंटेशन से पहले एडमिशन हो चुके होते हैं। तो अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो आप लोग इसी बैच में आ जाएं, सितंबर बैच में। अगर सीट्स ना मिले आपको तो फिर नेक्स्ट आप अपना अक्टूबर बैच जो होगा उसके लिए भी आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, तो आपके कोऑर्डिनेटर आपको गाइड कर देंगे। लेकिन कोऑर्डिनेटर से मैं ये कहूँगा कि जी ये जो इस टाइम लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनका नाम वगैरह यहाँ से वो देख लें। और जो लोग आज की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी बंदे ने एडमिशन नहीं लिया तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी इन्हीं को दी जाए। और जो भी डिस्काउंट वगैरह ऑफर किया जा रहा है इदारे की तरफ से वो भी
फर्स्ट प्रायोरिटी पे दें अटेंडेंट्स को, बाद में अगर कोई और आता है आपके पास तो उन्हें फर्दर फैसिलिटेट करें। तो ये था जी यहाँ तक आज की क्लास से रिलेटेड। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है अब तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम ऑल अवेलेबल। जी एनीवन? अच्छा जी, हैंड रेज हैं अमजद साहब। जी तारिक साहब, आपका कोई सवाल है? अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोग माइक खुद से अनम्यूट नहीं कर सकते, अब कर लें जी। जी अमजद साहब। ये मैं कह रहा हूँ सर, ये 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट करेंगे? जी जी, 1 सितंबर से प्रैक्टिकल क्लासेस जो हैं वो रेगुलर स्टार्ट होंगी, और फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन क्लास हुआ करेगी, शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक। ठीक। अच्छा सर, आई हैव 3 क्वेश्चंस। जी सर, फर्स्ट आप ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज सर, इसमें आप मॉड्यूल दिए हैं 1 2 3 4 5। अगर हम सिर्फ 2 मॉड्यूल्स करना चाहते हैं, फर्स्ट करें इनकम टैक्स और सेल टैक्स ही करना चाहते हैं, तो क्या हमें फीस में कोई रिलैक्सेशन मिलेगी? जी बिल्कुल, हर मॉड्यूल की अलग अलग फीस है। आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लीजिएगा, आप उन्हें कहेंगे हम लोग सिर्फ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ही करना चाह रहे हैं, तो वो आपको उसके मुताबिक गाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है इसमें सर। फीस कम होती है। तो सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर, जिस तरह आपने कहा कि कोर्स के इख्तिताम पे आपको इस अदारे की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है ना, आपके अदारे की तरफ से। सर, इस सर्टिफिकेशन की कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई रिकग्नाइजेशन है? जी, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है रिकग्निशन है, नॉर्मली इदारों की तो नहीं होती, लेकिन हमारी बिल्कुल है। बेसिकली सीएफएम आपको ये सर्टिफिकेट दे रही है, और सीएफएम जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एक्रेडिटेड है, आई कैप की तरफ से हमारी सीएफएम है, तो वो क्योंकि आपको ये सर सर्टिफिकेट दे रही क्योंकि है। सर उस तरह जिस तरह के आम अदारों में हम जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं, डिप्लोमा ऑफ टैक्सेशन लॉ है, या इस तरह के कोई पेपर्स वगैरह देने के बाद हमें एक रिकग्नाइज्ड डिग्री मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपकी तरफ से जो हमें ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, इसकी क्या वर्थ होगी मार्केट के अंदर? जी मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह यूनिवर्सिटीज वगैरह की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो बेसिकली आपको एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की तरफ से मिल रहा होता है, जी एचईसी जी। की तरफ से मिल जाता है, या जो भी इदारे एजुकेशन को रेगुलराइज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल चीज सीख रहे हैं। तो प्रोफेशनल चीज जब सीख रहे हैं तो इसमें जो इदारे इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, वो डेफिनेटली एफबीआर है, एससीसीपी वगैरह है। तो एफबीआर या एससीसीपी वगैरह वो फिल वक्त किसी भी इदारे के साथ एक्रेडिटेड नहीं है, ना ही किसी इदारे को अलाउ करते हैं कि जी आप लोग इस तरह से हमारे बिहाफ पे ये चीजें सिखाएं। एफबीआर वगैरह के अपने सेशंस होते हैं, बट वो सेशंस एक तो बहुत ही ज्यादा हाईली पेड होते हैं, और सेकेंडली ये कि वो सेशन इस तरह से होते हैं कि एक दिन में फलां चीज सीख लें, कोई नया मॉड्यूल आ जाता है, कोई नई चीज एसआरओ वगैरह आता है, तो उसके मुताबिक वो सेशंस होते हैं। तो एफबीआर वगैरह जो है वो इन चीजों में बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। ये इदारा सीए फर्म जो है आई कैप में रजिस्टर्ड है। आई कैप के साथ आपकी एक थोड़ा बहुत लिंक जरूर बन जाएगा कि जी आई कैप से रजिस्टर्ड सीए फर्म आपको ये सर्टिफिकेट दे रही है, क्योंकि उन्होंने ये तालीम हासिल की हुई है अपने इंस्टीट्यूट से और वो आपको आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको जो ऑनेस्ट बात है वो मैंने आपको बता दी है, ताकि अगर कोई इदारा आपको ये कह रहा हो कि नहीं जी एफबीआर के साथ है हमारा कुछ ऐसा, वो सिर्फ ये होता है कि अदारे एफबीआर में, एससीसीपी में, आईपीओ में खुद रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो इदारे बतौर अपनी मैनेजमेंट, बतौर अपनी कंपनी स्ट्रक्चर के तौर पे खुद को रजिस्टर किया होता है उन्होंने। एज एन एजुकेशनल एक्टिविटी उन्होंने खुद को रजिस्टर नहीं किया होता, ठीक है। लाइक एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी बीइंग अ पंजाब यूनिवर्सिटी वो एससीसीपी में भी रजिस्टर होगी, लेकिन उनकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो रजिस्टर होती हैं एचईसी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी इदारे आपको इस टाइप के कोर्सेज वगैरह दे रहे होते हैं, वो कभी भी एफबीआर में या एचईसी वगैरह में रजिस्टर नहीं होते, उनकी सिर्फ मैनेजमेंट रजिस्टर होती है, ये आपके जो भी है एफबीआर है या एससीसीपी वगैरह। तो आई तो सर, होप। ये जो आईटीपी लाइसेंस होता है, जो कहते हैं कि आप ये जैसे जिसने बीकॉम किया हुआ है या कोई इस तरह का आपका करने के बाद उसको आईटीपी लाइसेंस मिल जाता है। मैं तो एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं जैसे अपने इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आईटीपी लाइसेंस क्या चीज है, कि आपका ये कोर्स करने के बाद आईटीपी लाइसेंस कौन जारी करता है, और या क्या मामला होते हैं, ये इसके जरा मतलब बताइएगा सर। जी, आईटीपी लाइसेंस जो है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस होता है, बेसिकली एफबीआर इसको अवार्ड करता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है
कि आपकी 14 साल क्वालिफिकेशन में आपने टैक्सेशन और अकाउंट्स पढ़े हो, जिसमें जो सबसे मुनासिब जो डिग्री का नाम लिया जाता है ना जी, वो बी.कॉम है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स है। इसके अलावा बीबीए किया हो आपने, एमबीए किया हो आपने, एसीसीए किया हो आपका, सीए इंटर हो आपका, एसीएमए हो, ये सीपीए हो, इन तमाम लोगों को ये डिग्री, ये जो सर्टिफिकेशन है, ये लाइसेंस है आईटीपी का, ये मिल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि इनके पास 14 साल क्वालिफिकेशन में टैक्स और अकाउंट्स हो। सेकंड क्राइटेरिया ये होता है कि इनके पास किसी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म का एक्सपीरियंस लेटर हो, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर हो। तो वो अगर जो भी स्टूडेंट आईटीपी का लाइसेंस लेना चाहते हैं, हमारी फर्म ये 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी आपको प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं प्रोवाइड करेगी कि 2 नंबर तरीके से कि बस जी ये ले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग प्रॉपर आपके साथ अपने क्लाइंट्स का डाटा शेयर करेंगे, पूरा साल नहीं तो चंद महीने एटलीस्ट, जो हमारे कोर्स के चंद महीने हैं, 4 से 5 महीने हैं, फिर उसके बाद में भी 1 साल तक हम आपको असिस्ट कर देते हैं। तो चंद महीने आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद ये समझ लें कि एक प्रॉपर जायज तरीके से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर इशू किया जाएगा। उसके बाद रह जाती है आपके लास्ट पे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपने देनी होती है अपने आरटीओ में, ठीक है, जो भी आपको आरटीओ लगता है वहां पे आपने एक एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन की फीस होती है 500 रुपए, और एफिडेविट आपने साथ में अटैच करना होता है कि आपने वाकई एक कंसल्टेंसी फर्म में काम किया है, ये उनका एक्सपीरियंस लेटर है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, और आप आईटीपी का लाइसेंस चाहते हैं। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है कमिश्नर साहब के साथ, बेसिक से सवालात पूछे जाते हैं। वो तमाम चीजें आप कोर्स में सीख चुके होंगे, हम आपको सिखा चुके होंगे कि क्या पूछा जाएगा, क्या आपने बताना है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जी सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। लास्ट क्वेश्चन है सर, एक जिस तरह मुझे फील हुआ गया या कुछ दोस्तों ने कहा कि यार टैक्स की प्रैक्टिस शुरू करो, इसमें काफ़ी बिजनेस है, बिजनेस मीन के जिसे हम अपने सादा अल्फाज में बोलेंगे ज़्यादा कमाई है, ठीक है। तो सर मैंने जब देखा है कि यहाँ पर इश्तिहार लगे हुए हैं जी, 1,000 रुपये में फाइलर बने, कुछ तो आप कचहरी लेवल पे आप आ जाए, वहाँ तो लिखा होता है जी स्टाम्प फरोशन है कि जी 500-500 रुपये में हम आपको फाइलर कर रहे हैं। सर ये तो बड़ा लो रेट नहीं है इसके फीस का? अगर इस तरह अगर फर्ज करें मैं एक टैक्स सीजन में आ जाता हूँ, इस सीजन में मैं 20 क्लाइंट ढूंढ लेता हूँ, उनके 1,000 रुपए में वो कहेगा कि देखो फलां आदमी 1,000 रुपए में फाइल बना रहा है, हमें बना रहा है, या हमारी फाइल सबमिट कर रहा है। तो ये तो मेरा ख्याल कहते हैं कोई ज़्यादा एक रीजनेबल फीस नहीं है। फिर इसके अलावा आजकल काफ़ी एड्स चल रहे हैं कि जी अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं, तमाम ये ऐसी फीस है, तमाम जगहों से 20,000 या 25,000 रुपये में, या कुछ ने 15,000 रुपये में भी लिख कर लगाया हुआ है कि जी आप सारी सर्विस हम आपको देते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल कहते हैं कि इतनी अच्छी फीसिस तो नहीं है जिस तरह एक बताया जाता है, किया जाता है कि टैक्स के वकला बड़ा कमाते हैं या बड़ा कुछ करते हैं। तो इसके मतलब सर आप हमें क्या गाइड कर रहे हैं? जी मैं आपको बताता हूँ गिलानी साहब, कोई भी बिजनेस जब हो रहा होता है ना जी कहीं पर, तो जहाँ जो इस बिजनेस में कंपेटिटर्स होते हैं ना, आपस में आप एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उनका कंपटीशन होता है 2 तरह से। एक उनका पहले प्राइमरी कंपटीशन होता है इनिशियल लेवल पे। वो क्या कंपटीशन होता है कि गिलानी साहब टैक्स का काम करते हैं तो मैं भी टैक्स का काम शुरू कर दूं। अब ये हमारे दरमियान एक प्राइमरी कंपटीशन स्टार्ट हो गया, मैंने भी काम शुरू कर दिया, आपने भी काम शुरू कर दिया। अब इस कंपटीशन में तो हो सकता है मैं प्राइस की वजह से आपको जो है वो नुकसान पहुंचा दूं कि मैं 500-500 रुपए ले लूं, उसमें काम करना शुरू कर दूं, तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा, आपकी सीखी हुई चीज का नुकसान होगा। लेकिन आपके सामने एक चीज फौरन, एक सेकेंडरी कंपटीशन का जो एक रास्ता होगा वो हमेशा खुला रहेगा। अगर आप स्किल्ड होंगे ना तो आप सेकेंडरी कंपटीशन में से मार दिए जाएंगे। सेकेंडरी कंपटीशन में आप कैसे मार देंगे कि ये बंदा जो 500 रुपए में रजिस्टर कर रहा है, इनके अगर आप एड्स देखेंगे ना तो इनके एड्स क्या होंगे, फाइलर बने या रिटर्न फाइल करवा लें या कंपनी रजिस्टर करवा लें, इससे ऊपर आपको ऐड नहीं मिलेगा। यही मिल जाएगा सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करवा लें, जी सर, चैम्बर की बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवा लें, हर चीज में लफ्ज रजिस्ट्रेशन ही आएगा। यानी कि इंतहाई इनिशियल लेवल का काम करते होते हैं ये लोग। जैसे ही आप सेकेंडरी कंपटीशन की मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप जाए सेकेंडरी कंपटीशन में पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भरा पड़ा है, 242 सेक्शंस हैं, एक एक सेक्शन की कॉम्प्लाइंसेस करवाएं आप उन्हें करवाएं कि भाई फलान नोटिस है तो मैं आपको इस चीज में जो है वो लिटिगेट करूंगा, मैं इस चीज के अंदर से आपको निकलवाऊंगा, आपके बिहाफ पे कमिश्नर के साथ मैं बात करूंगा। ये जितने भी 500-500 वाले हैं, इनकी क्या मजाल है, ये कभी भी कमिश्नर के सामने पेश ही नहीं हो सकते, उनमें इतना कैलिबर ही नहीं होता। तो आप ये सेकेंडरी कंपटीशन में लीड करें, इस चीज को आप अपने जहन से ही निकाल दें कि मेरा काम जो है वो रिटर्न फाइलिंग है या रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना
मैं एक सादा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल क्लरिकल लेवल का काम होता है। रजिस्ट्रेशन कर देना, डाटा पंच कर देना, रिटर्न फाइलिंग भी क्या है, बेसिकली डाटा पंच ही तो है। तो अगर आप अपना कैलिबर बढ़ाएंगे तो आप डाटा पंचिंग से और रजिस्ट्रेशन से निकल के लिटिगेशन में और कंप्लायंसेस में चले जाएंगे। तो अपना क्लाइंटेज तो हमें प्राइमरी लेवल से मिलेगी ना, आपको क्लाइंट 500 रुपए से में मिलेगा ना। हमने एक रिटर्न वाली है, उसको क्या वो अगली बार भी क्या करिए, पिछली बार आपने मेरी 500 रुपए में रिटर्न भरी है, इस साल भी मेरी 500 रुपए में रिटर्न भरे। मैं आपको वही बता रहा हूँ गिलानी साहब, इस चीज को आपने रखना ही अपने जो साइड कोटा है, इसको आप अपने बोनस में रखें कि मेरे पास कोई रिटर्न का क्लाइंट आ जाएगा तो मैं ठीक है काम कर दूंगा 1500, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन का क्लाइंट आ जाएगा। कभी भी हमारी जो सीए फर्म्स होती हैं या टैक्स कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, हमारे रेवेन्यू का कभी भी मैक्सिमम हिस्सा रिटर्न्स नहीं होता। ठीक है, रिटर्न्स वगैरह तो हम लोग आगे अपने स्टूडेंट्स वगैरह से काम करवा रहे होते हैं, उसकी तरफ तो देखते ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास कौन से लोग आ रहे होते हैं आपको पता है? ज्यादातर हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं एडवोकेट्स, लॉयर्स हमारे पास आ रहे होते हैं। अब लॉयर्स अपना काम नहीं करवाने आते, वो काम करवाने आते हैं जो आफ्टर रजिस्ट्रेशन या आफ्टर रिटर्न फाइलिंग जो इश्यूज आ रहे होते हैं ना, वो हमारे पास काम लेके आ रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये काम यहाँ से होना है, तो हमें तो जो है एडवर्टाइज भी नहीं करना पड़ता खुद को, बैठे बिठाए हमारे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं लॉयर्स के जरिए या उन लोगों के जरिए जो 1500 में काम करते हैं। तो ये जो 1500 वाले हैं ना, आप इनको बतौर वेपन यूज करें। ये आपके लिए पूरे मुल्क से क्लाइंट्स इकट्ठे करके लेके आ रहे हैं। जब किसी क्लाइंट को बड़ा इश्यू आएगा तो वो आपसे राब्ता करेगा, बस आपने अपनी स्किल्स बढ़ा लेनी है। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, और डिटेल आपने बताया सर इसका। जी थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी। इजाज अफजल साहब। जी इजाज साहब, सवाल है आपका? अपना माइक म्यूट करके काइंडली आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से गलती से हुआ है। जी वकार साहब, आपका सवाल है? देन अमजद साहब मैं आता हूँ आपके पास भी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नौमान साहब, ये कंफर्म कर दें कि जो क्लाइंट्स का आप कह रहे हैं कि हम लाइव डाटा पे काम करेंगे, तो ये क्लाइंट्स अलाउ करते हैं आपको? जी बिल्कुल, क्लाइंट अलाउ करते हैं। हम लोग तो कोई भी काम जो है विदाउट प्रायर नॉलेज टू क्लाइंट्स वो करते ही नहीं है। क्लाइंट्स को हम लोगों को अच्छे से, हम लोगों ने क्लाइंट्स को बताया हुआ होता है कि जी हमारा साथ में इंस्टीट्यूट्स है और आपका काम जो होता है वो अंडर द स्किल्ड सुपरविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो रहा होता है। और जितना भी काम आप लोग करेंगे वो सबमिशन नहीं होगी, सबमिशन से पहले वाला काम आप करेंगे, उसके बाद जो सबमिशन होगी वो आपके टीचर ही करेंगे या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करेंगे। अच्छा चलें, बस ठीक है, यही क्वेश्चन था। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, और अगर किसी क्लाइंट को इश्यू होगा तो वो कभी भी हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में तो वो चीज नहीं लेके जाएंगे ना कि जी हमारा काम फलां बंदा कर रहा है। तो ये तमाम वही क्लाइंट्स का डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा जो हमें इस चीज के लिए जो है अलाउ करते हैं, जिनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी अमजद साहब। सर मेरा ये सवाल है कि सीए, एससीए या बीकॉम जो वाले जो है, इनको तो आईटीपी का लाइसेंस मिल जाता है, क्या एलएलबी वाले को भी मिल जाता है या नहीं? एलएलबी के लिए जी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप एलएलबी के लिए लेने जाएंगे तो कमिश्नर साहब आपको कहेंगे कि भाई आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बताता हूँ आईटीपी का लाइसेंस का मतलब क्या होता है। जितना भी आपने काम करना होता है ना जी टैक्स की फील्ड में, जो कंप्लायंसेस का काम होता है, रिटर्न भरनी है, किसी के रजिस्टर करना है, वो सारा काम आप कर रहे होते हैं क्लाइंट की अपनी लॉगिन आईडी में से। ठीक है, क्लाइंट की अपनी लॉगिन आईडी में से जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कहीं पे आपका नाम तो जाता ही नहीं है। फिर खा आप आईटीपी हो, खा आप लॉयर हो, कुछ भी हो, आपका कहीं पे नाम ही नहीं जाता, वो क्लाइंट का नाम ही जाता है। अच्छा, तो फिर आईटीपी की कहाँ पे जरूरत पड़ती है या लॉयर की कहाँ पे जरूरत पड़ती है? आईटीपी की और लॉयर की जरूरत पड़ती है जी लिटिगेशन के टाइप पे, जहां पे आपने वकालत दिखानी होती है। ठीक है, तो आईटीपी के लिए अगर सादा जुबान में अगर लफ्ज इस्तेमाल किया जाए ना, तो उसको टैक्स वकील कह दिया जाता है। ठीक है, तो होता यह है कि जब आपकी कॉम्प्लायंसेस हो जाती है ना, उसके बाद अगर आपको कोई लिटिगेशन में इशू आता है तो आपने अपील करनी होती है। अपील आपने करनी होती है पहले कमिश्नर अपील्स के पास, उसके बाद आता है एफबीआर का अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो 4 फॉरम्स है ना, कमिश्नर अपील्स, अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनमें जो पहले 2 फॉरम्स हैं, कमिश्नर अपील्स और अपीलेट ट्राइब्यूनल, इन तक जो एक्सेस होती है वो होती है आईटीपी की।
आईटीपी इनके पास जाके पेश हो सकता है, केस लड़ सकता है, लॉयर तो जा ही सकता है, लेकिन इस आईटीपी के बाद अगर आगे हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है ट्राइब्यूनल के बाद, तो वहां पे जरूरत पड़ती है एक एडवोकेट की, लॉयर की। और जो आम आदमी होता है जिसके पास ना तो आईटीपी का लाइसेंस होता है, ना ही उसके पास वकालत का लाइसेंस होता है, वो ना तो अपील्स में जा सकता है, ना ही वो ट्राइब्यूनल में जा सकता है, ना ही हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाँ अगर उसका जाती केस हो तो अपने जाती केस के लिए बिल्कुल वो लिटिगेशन में जा सकता है, लेकिन बीइंग अ कंसल्टेंट वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता लिटिगेशन में। उसके लिए उसको जरूरत पड़ेगी आईटीपी की ट्राइब्यूनल की हद तक, और फिर लॉयर की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आई होप के बिल्कुल आपको जवाब मिल गया होगा। सर किसी कंपनी में लगता है कोई लायर हो, जैसे कोई एलएलबी हो, इधर आईटीपी वाला लाइसेंस हो, तो वैल्यू जो है ज्यादा किसकी है? लॉयर की वैल्यू ज्यादा है सर। ठीक हो गया सर। जी जिस तरह आपके पास जो सीएस होते हैं ना, चार्टेड अकाउंटेंट्स, आईटीपी से तो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी चार्टेड अकाउंटेंट की, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जब इनमें केसेस आ जाते हैं ना आगे रिफंड्स वगैरह के, और अदालत में जाना पड़ता है हाईकोर्ट वगैरह में, तो वहां पे चार्टेड अकाउंटेंट नहीं जा पाता। चार्टेड अकाउंटेंट जाता जरूर है, लेकिन वो जस्ट असिस्टेंस के लिए जाता है, हेल्प के लिए जाता है। मेन बंदा जो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है चीजों को, वो लॉयर ही होता है। तो चार्टेड अकाउंटेंट यूं समझ लें कि वहां पे उसका असिस्टेंट बन के उसके साथ जा रहा होता है। जी इजाज अफजल साहब। इजाज साहब, अगर आपको माइक में कोई इशू हो रहा है तो आप काइंडली लिख के भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, आप अपनी चैट में लिख के सवाल पूछ लें। तब तक वहाब खान साहब आपका सवाल है तो बताएं। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो हम आपके क्लाइंट्स के डेटा के ऊपर काम करेंगे, जो आप हमें काम देंगे ना, तो उसका आप लोग रिव्यू करके हमें गलतियां भी बताएंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि हमने काम ठीक किया है, किस लेवल तक किया है? जी बिल्कुल, आपको वो काम दिया ही इसलिए जाएगा ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और उसके बाद फर्दर हम उसको देखें कि आपने क्या गलती की है। तो जितनी भी सबमिशन होती है ना, वो हम लेक्चर के दौरान करते हैं। लाइक अगर आज आप सारे लोगों के ग्रुप्स वगैरह बना के आपको 5 क्लाइंट्स का डाटा दिया गया है, तो जब आपका शाम को लेक्चर होगा, तो उस लेक्चर के अंदर उन 5 क्लाइंट्स का डाटा की सबमिशन की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि जी एक्चुअली इस तरीके से होना है, गलती इसमें ये की गई है, और फिर वो डाटा आपके सामने लाइव सबमिट कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी कोई बात नहीं। जी एनीवन, किसी और का कोई सवाल हो तो? सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर चार्टर्ड अकाउंट जो है उसका, और जो जैसे हम लोग टैक्स में काम कर रहे हैं किसी कंपनी में लगते हैं, दोनों का काम एक ही होता है? नहीं जी, जो लॉयर्स होते हैं ना, वो उनका काम होता है ज्यादातर लिटिगेशन का, जब चीजें अदालतों में चली जाती हैं, बहस वगैरह जो करनी होती है। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसका काम ओवरऑल होता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की असल में जो कंपनीज में लगते हैं ना, कंपनी कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसलिए अपने पास हायर नहीं करती कि उन्हें उसके काम की जरूरत होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम अगर आता है किसी को करना, तो वो हो सकता है एमकॉम वाला बंदा भी कर ले, एमबीए वाला भी कर ले, या वो कोई और बंदा भी कर ले जो बहुत कम पैसों में उनको वो काम करके दे सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली मजबूरी होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, एससीसीपी जो है वो कंपनीज के ऊपर लागू करती है। एक खास कैपिटल से ऊपर की जो कंपनीज होती हैं, जिन कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट होती है 1 मिलियन से ज्यादा की होती है ना, 10 लाख से ऊपर का जो कारोबार करते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना है एज एन ऑडिटर। ठीक है, तो इसलिए उन्हें मजबूरन करना पड़ता है। और कई दफा एक ही ऑडिटर, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट 10-10 कंपनीज में भी लगे हुए होते हैं, क्योंकि इनकी जरा जो है वो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है, कंपनी ज्यादा होती हैं, तो ये वजह है। अदरवाइज ये नहीं होता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई खास काम करना होता है किसी कंपनी का। सर किसी ने सीए भी किया हुआ है, एलएलबी भी की हुई है, फिर? तो अगर सीए भी किया हो, एलएलबी किया है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। हमारे ही सीनियर हैं, शहरियार साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इसके अलावा वो जैज में जो है वो काउंसल हैं, काउंसल टैक्सेशन है, लिटिगेशन जैज की देख रहे हैं साथ में। और अब वो साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, साथ में एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। तो वो सारा काम उनका अकेले बंदे ही कर रहे होते हैं, उन्हें तो बहुत फायदा है। वो वहां पे एज एन ऑडिटर भी उनका काम कर रहे होते हैं, और एज ए लीगल एडवाइजर भी उनका काम कर रहे होते हैं। सर मेरी एलएलबी और मैं सीए में एडमिशन ले रहा हूँ, ये मेरा सवाल इस वजह से था। नहीं सर, मैं बहुत ज्यादा आपको जो है वो गुड विशेस करूंगा, आप जरूर इस चीज को कंटिन्यू करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जल्द से जल्द। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर फ्यूचर होगा सर आपका।
थैंक यू सर। जी वेलकम। अच्छा जी, अयूब साहब आपका सवाल है। जी सर, शुक्रिया। सर ये आपके लिटिगेशन पर कितने लेक्चर्स होंगे, या मिसाल तौर अपील बनानी है तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें लगेंगी, या कितने का चालान लगेगा, ये चीज़ें मतलब होगी इनिशियल। लेकिन उसके अलावा जो नोटिसेज़ होंगे और उनकी रिप्लाई होंगी, तो उनका जो मटेरियल है मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे नोटिसेज़ होते हैं, असेसमेंट आर्डर हो गया या कुछ ऑर्डर्स हो गए, तो उनके हवाले से आप हमें मटेरियल मुहैया करेंगे कि फ़िलहाल नोटिस किया, ये फ़िलहाल रिप्लाई है या ये चीज़ें हैं। तो इसके हवाले से आप कितने क्लासेस लेंगे, मतलब कितने लेक्चर होंगे आपके तरफ? जी बिल्कुल ठीक है अयूब साहब, जो हमारी रजिस्ट्रेशन या रिटर्न फाइलिंग वगैरह होती है ना, उसके ऊपर बहुत कम लेक्चर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग का काम होता है। जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये बिल्कुल एक क्लरिकल लेवल का काम होता है, तो इसके ऊपर मैं खुद भी कभी टाइम वेस्ट नहीं करता और ना ही मैं आप लोगों को कहूंगा कि टाइम वेस्ट करें। असल जो काम है मार्केट में, जिस काम का आपको वाकई पे भी किया जाएगा प्रॉपर, वो लिटिगेशन है या वो आपके नोटिस वगैरह को डील करना है। तो हमारे लेक्चर्स का जो ज्यादा पोर्शन होगा ना इंशाल्लाह, वो नोटिस का होता है, कॉम्प्लायंसेस का होता है और लिटिगेशन का होता है। तो इसमें तमाम नोट्स वगैरह आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ये जैसे इधर मैं आपको दिखाऊंगा, तो अच्छे खासे जो है ना हमारे पास तमाम किस्म के ये तमाम कंपनीज हैं जी। ठीक है, इन कंपनीज के जितने भी नोट्स हैं वो तमाम डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप ये देखें, अपील्स हैं, अपील के ये स्टे एप्लीकेशन है, ये ग्राउंड्स ऑफ अपील है। अपील करने से पहले जो आपकी कंपनी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देती है, मुख्तारनामा देती है, ये वो पावर ऑफ अटॉर्नी है। ये एक एक चीज आप लोगों के साथ ही शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारी जितनी भी कंपनीज जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं, जो हमसे काम करवा रही होती हैं अपने टैक्सेस वगैरह का, उन सब का ये डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये सेक्शन में नोटिस आ रहे हैं, अंडर सेक्शन 120 असेसमेंट हो रही है, अंडर सेक्शन 182 नोटिस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से इनके अपने अपने SECP के भी काम होते हैं, इन्हीं कंपनीज के जो है वो IPO के भी काम होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। ये तमाम डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ऑर्डर पास किए जाते हैं, ऑर्डर किस तरह से होते हैं, और उन ऑर्डर के जवाब में आपको ये अपील कर देते हैं, वो अपील आपने कैसे करनी है, ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। जी भाव साहब, सॉरी अयूब साहब। सर ये FBR रजिस्ट्रेशन या ये मतलब उस पे लाज़मी है, थोड़ा ही टाइम लगेगा, लेकिन जो कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है तो उनके नोटिस वगैरह होते हैं। और उसके अलावा सर ये FBR के जो कमिश्नर अपील होती है, फिर जो है जाकर ट्राइब्यूनल कोर्ट में अपील होती है, फिर हाई कोर्ट में अपील होती है, तो आप हाई कोर्ट तक ही हमें ले जाएंगे, मतलब वहां तक की अपील्स तक, या बस FBR लेवल तक ही आप हमें पढ़ाएंगे? नहीं जी, ये सिर्फ FBR लेवल तक होगा। जो हाई कोर्ट वगैरह की अपील्स हैं वो FBR का बेसिकली कंटेंट ही नहीं है, वो लिटिगेशन का कंटेंट है, वो वकालत का कंटेंट है, वो हम लोग नहीं करवाएंगे। हम लोग जाएंगे आपके अपीलेट ट्राइब्यूनल तक। ठीक है, ये इधर आपका अगर मेरे सामने खुला होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो हमारा जो सेक्शन 127 है ना, वो आपका अपील्स को डील करना शुरू कर देता है। आपको पहले सेक्शन 127 से कंप्लीट जो अपील का स्ट्रक्चर वगैरह, जिस तरह फीसिस वगैरह कह रहे हैं, वो सब कुछ भी करवाया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकली अपील फाइलिंग किस तरह से करनी होती है, फिर उसके ग्राउंड्स वगैरह कैसे बनाने होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, कैसे यूज करने हैं, वो सारी चीजें भी आपको करवाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आपकी जी अपील्स तकरीबन जो है वो शुरू हो जाएंगी सेक्शन 127 से। तो ये बेसिकली आपका डाटा होगा जो कि यहाँ से आपकी अपील टू द कमिश्नर अपील्स यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें ये अपील्स के फॉर्म वगैरह होते हैं, ये तरीकाकार होता है। अगर आप फीस की बात करेंगे तो वो सब सेक्शन 5 में फीस आ रही होती है। ठीक है, इस तरह से आपकी ये सब सेक्शन 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द प्रेस्क्राइब्ड फी इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट वेयर द अपेलेंट इज अ कंपनी इज 5000 रुपीज। ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, और ये पढ़ाई भी जाएंगी। और अगर वो कंपनी नहीं है, वेयर द अपेलेंट इज नॉट अ कंपनी, 2500 रुपीज, 2500 रुपए लगेगा। ठीक है, अब ये असेसमेंट के केसेस में होते हैं, और जो बाकी के केसेस होते हैं, अब असेसमेंट के केसेस कौन से और बाकी केसेस कौन से हैं ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये फीस वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, ग्राउंड्स में क्या चीजें आनी है, फिर प्रोसीजर इन अपील, किस तरह से आपने किस बंदे को क्या चीज देनी है, क्या नहीं देनी है, कहाँ पे आपकी पेशी होगी, कहाँ पे आपकी हियरिंग होगी, हियरिंग की डेट्स वगैरह क्या होंगी, उन्हें कैसे मैनेज करना है, ये सारा काम आपको यहाँ से सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका डिसीजन इन अपील आ जाएगा।
ठीक है। अगर डिसीजन इन अपील आपके अगेंस्ट आ जाता है तो फिर आपने अगले जो है फॉरम पे चले जाना है। जो अगला फॉरम क्या है आपका, अपेलेट ट्राइब्यूनल है। ये देखें सेक्शन 130 में अपेलेट ट्राइब्यूनल शुरू हो गया। पहले आपका अपेलेट ट्राइब्यूनल के बारे में पढ़ाया जाएगा कि ये चीज़ क्या है, फिर उसके बाद इसकी अपील फाइलिंग आ जाएगी अपेलेट ट्राइब्यूनल में, अपील टू अपेलेट ट्राइब्यूनल, ये आपको सारी सिखाई जाएगी। हाँ, इसके बाद फिर आपका हाई कोर्ट आ जाता है। जब यहाँ पे ट्राइब्यूनल डिसीजन दे देता है ना, तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट वाली चीजें हम लोग जो है वो नहीं सिखाते, ठीक है। हाई कोर्ट में बेसिकली फिर अपील तो जाती ही नहीं है, फिर ये रेफरेंस होता है, आपने फिर रेफरेंस फाइल करना होता है, समझ लें पिटीशन फाइल करनी होती है। जी सर। ठीक है सर, शुक्रिया। चले जी, माजरत चाहूंगा अभी और भी टाइम स्पेंड किया जा सकता था, लेकिन अब मेरा आगे फर्दर लेक्चर है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों की कीमती वक्त का। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया मिस दुर्दाना, शुक्रिया गिलानी साहब, आप सब लोगों का जी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।